हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल? अच्छा, साहित्य में आ गए थे अपने। चलो, अंग्रेजी साहित्य में क्या पढ़ा था? जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का रहने वाला था। अपने राजस्थान किस रूप में आया था? मराठों का सेनापति था। कहाँ कहाँ अटैक किए थे? जयपुर, उदयपुर और हमारे लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? राजस्थान, राजपूताना शब्द का इस्तेमाल करता है। विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम था। अच्छा, अबुल फजल की बुक का नाम क्या था? अबुल फजल किसके दरबार में था? वो कौन से रिश्तों का एक पक्षीय विवरण देता है? कहाँ की जलवायु के बारे में बताता है? कहाँ कहाँ की भौगोलिक स्थिति बताता है वो? मेवाड़, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और क्या बताता है राजस्थान की सांस्कृतिक स्थिति? क्या बताता है? मेले, त्योहार, नृत्य, वेशभूषा, इन सब की वो जानकारियां देता है ना। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बुक का नाम क्या है? खजाइन उल फुतूह है, या इसका एक और नाम क्या है? तारीख अलाई। अलाई का मतलब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान के आक्रमणों की जानकारी देता है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे राजस्थानी साहित्य। पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार में था? अकबर के दरबार। किसका छोटा भाई था? अकबर ने कौन सा किला दिया था? वहां बैठ के उसने कौन सी बुक लिखी थी? वैली कृष्ण रुक्मणी की भाषा क्या है? उत्तरी मारवाड़ी। क्या भाषा है? कौन सी शैली में लिखी गई? कौन कहता है ये 5वां वेद और 19वां पुराण है? कौन कहता है इसमें 10,000 घोड़ों की ताकत है? कौन कहता है कि पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का होरेस है? एलपी तैसीतोरी। वो खुद कहां का रहने वाला था? मुहणोत नैणसी कौन से राजा का दीवान था? उसके पिताजी का नाम क्या था? जयमल भी क्या थे? दीवान हुआ करते थे। बाद में नैणसी को किस वजह से गिरफ्तार किया गया था? गबन कर। अब उसके कौन से भाई के साथ? और जेल में दोनों भाइयों ने। कौन कहता है कि वो राजपूताने का अबुल फजल था? मुंशी देवी प्रसाद। कौन कहते हैं अबुल फजल से भी श्रेष्ठ था? कालिका रंजन कानून को। और ऐसी किताबें जिनमें राजाओं की लोकप्रियता बढ़ती हो क्या कहलाती है? ख्यात। नैणसी ने कौन सी ख्यात लिखी? नैणसी ख्यात। एक और कौन सी किताब लिखी? मारवाड़ रा परगनारी। इस किताब को और क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है इसको। इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपका संस्कृत साहित्य। और संस्कृत साहित्य में हमने पढ़ा था नयन चंद्र सूर्य। उनकी बुक का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। कौन से राजा के दरबार में थे वो? वीरम तोमर कहाँ का राजा था? तो ये हमीर महाकाव्य में हमीर कौन है? रणथंभौर का चौहान राजा। रणथंभौर पे किसने अटैक किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। एक और किताब हम पढ़ रहे थे मंडन। और मंडन की बुक का नाम क्या था? ये मंडन किसके दरबार में था? राणा कुंभा के दरबार में क्या काम करता था? उसका आर्किटेक्ट था। इस किताब में कितने चैप्टर्स है? उस चैप्टर में किस किस के निर्माण की जानकारी देते हैं? गांव, नगर, दुर्ग, महल, मंदिर और बाजार, इन सब की जानकारी देते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे हमारी स्थापत्य कला। क्या? मूर्ति कला। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, मूर्ति कला से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है? नृत्य, वेशभूषा, आभूषण, धार्मिक स्थिति, इनकी जानकारी मिलती है। और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो मूर्तियों का अजायब घर है? कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ है। स्थापत्य कला में हम पढ़ रहे थे कि इससे हमें महल, दुर्ग, इन सब की जानकारियां मिलती है। और एक बहुत अच्छा हमने पुराना मंदिर पढ़ा, उसका नाम क्या था? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है? क्या विशेषता है इस मंदिर की? एक मुगल राजपूत आर्किटेक्चर का उदाहरण कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? हम पढ़ रहे थे कि पुराने चित्र जो मिले हैं उनसे भी हमें खूब सारी जानकारियां मिलती है। और चित्रों में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी नदियों के इलाकों में? चंबल और छाजा। कोटा में कहां पर मिले ऐसे चित्र? आलनिया। कहां मिले? आलनिया के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? बूंदी में हमें से चित्र कहां से मिले हैं? गदरडा। बारा में कहां से मिले हैं? जयपुर में कहां से मिले हैं? सिक्कर में कहां से मिले हैं? और अलवर में कहां से मिले हैं? इन शैल चित्रों में ज्यादातर दृश्य कैसे दिखाई देते हैं हम? कैसे है? सिक्का। कालांतर में राजाओं ने अलग अलग शैलियां चलाई, जैसे कोटा, बूंदी, किशनगढ़ इत्यादि शैलियां। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? चित्रकला से पहले क्या थे? सिक्के। क्या पढ़ रहे थे? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और हम क्या पढ़ रहे थे भाई? प्राचीन काल में अलग अलग जगह से कई सिक्के मिले हैं। हमें नगर से कितने सिक्के मिलते हैं? किसको मिले थे? वो कौन से जनपद के? हमें रेड से कितने सिक्के मिलते हैं? किस किस के हैं वो? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स और इंडो सैसेनियन सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? रेड से।
नगला छेल से कितने सिक्के प्राप्त होते हैं? वो किसके हैं? हमें गुप्तों के सिक्के कई और जगह से प्राप्त हुए हैं, जैसे बेड, सोयला, मोरली, और इन सिक्कों पर क्या चित्र बना हुआ है? गरुड़ बना हुआ। मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के कहां कहां से प्राप्त होते हैं? मावल देसर, नोहर, पल्लू, नावा, डेगाना और वगैरह। इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? आदिवरा। क्या लिखे हुए? बाद में राजाओं ने अपने अपने अलग अलग सिक्के चलाए, जैसे आमेर के राजाओं ने, मेवाड़ के राजाओं ने, सरूशाही और बीकानेर के राजाओं ने, जोधपुर के राजाओं ने, कोटा के राजाओं ने, बूंदी के राजाओं ने, जैसलमेर के राजा ने, अलवर के राजा ने, धौलपुर के राजा ने, और अंग्रेजों के आने के बाद कलदार चलने लगे थे। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र हमें करों की जानकारी देता है? चीकलिद। कौन सा ताम्रपत्र कुंभा के टाइम में एकलिंग जी की जानकारी देता है? खेरोदा ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र चालुक्यों के बारे में बताता है? आहड़। कहां से कहां तक के चालुक्य? मूलराज से लेके भीमदेव। ये चालुक्य कहां के राजा थे? इससे पहले हम पढ़ रहे थे अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद था? दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। कब का है वो? कहां से मिला है? और चित्तौड़ का नाम क्या उसमें? फारसी का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा मिलता है हमें? अजमेर का अभिलेख। वो कब का है? कहां लगा हुआ वो? 2.5 दिन के झोंपड़े में। वो बताता है कि पहले यहाँ पे क्या थी, उसको तोड़ के क्या बनाई गई थी? मस्जिद बनाई। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460। कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ में। किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभा की क्या क्या जानकारियां हैं? साहित्य, उपाधियां और विजय अभियानों की जानकारी देती है। अच्छा, ऐसा कोई अभिलेख जिसमें हमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है? बसंतगढ़ अभिलेख। कब का है? 625 का। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ? उसके अनुसार भीनमाल में कौन सा वंश था? चावड़ाओं का राजा कौन था? वर्मलात। कौन था? और उसके टाइम अबू का सामंत कौन था? भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का? गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़। यहाँ कौन से पूजा की जानकारी है? वासुदेव और संकर्षण। ये संकर्षण कौन होता है? बलराम। और वासुदेव मतलब कौन से वंश की जानकारी? कौन से राजा की? कौन से यज्ञ की? हमारा प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बड़ली कहां पड़ता है? वो कितने बीसी का है? उसके अनुसार माध्यमिका एक। वो कौन से वीर निर्माण सम्मत में लिखा गया? किसको प्राप्त हुआ था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। कब प्राप्त हुआ? कौन से मंदिर से? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्खनित पुरावशेष। भारत में इसकी शुरुआत कौन करता है? राजस्थान में कौन करता है? और राजस्थान में कौन कौन पुरातत्वविद हुए अच्छे अच्छे? वीरेंद्रनाथ मिश्र, डी.आर. भंडारकर, रतन चंद्र अग्रवाल, बी लाल, ललित पांडे, जीवन सिंह। कौन कौन सी जगह की खुदाई की होगी उन्होंने? बागोर, कालीबंगा, आहड़, नगरी, बेराठ, नोह। क्या क्या मिले होंगे उनको वहां से? पाषाण उपकरण, धातु के उपकरण, आभूषण। और कितने प्रकार से आप इतिहास जान सकते हो? कौन कौन से? पुरातात्विक, साहित्यिक, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्काइवल। तीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लिख ले। दो दो लिखे थे ना सब में, तो इसमें एक जॉर्ज थॉमस लिख लिया। एक बंदा और लिखो। लिखो कर्नल जम्पस्टोड। अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे थे ना। एक बंदा और पढ़ते हैं, कर्नल जम्पस्टोड। कल हम पढ़ रहे थे कि जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? ये रहने वाला था स्कॉटलैंड। कहां का था? देखो, यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड।
कहाँ का रहने वाला था? स्कॉट। एक काम है ना, और क्या करें घर पे, आप जिस रूम के अंदर आप पढ़ते हैं, जो आपका रूम है, उसमें मैप लगा के रखिए। राजस्थान का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, है ना। और डेली हैबिट डालिए कि 15 मिनट मैप देखना है। 15 मिनट क्या देखना है? देखना है केवल, कोई याद यूद कुछ नहीं करना उसमें, चलो उस खड़े होना है उसके सामने। क्या देखना है कि जैसे मैंने मान लो लिखा है कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था, तो देखना है आयरलैंड का है, लोकेशन क्या है आयरलैंड की। मैंने लिखा है कि ये जम्प स्टोड कहाँ का रहने वाला है, तो लोकेशन देखनी है कि स्कॉटलैंड का है। अखबार में पढ़ा कि मोदी जी अमेरिका गए, तो देखना है कि यार अमेरिका इसमें कहाँ पड़ा है। तो देखना है कि यार अमेरिका के पास में कौन सा देश है, फिर कनाडा इसके पास में लगा हुआ है। सिंपल सिंपल यूं एक बार देखना शुरू करो। जो अखबार में आप पढ़ते हो वैसा का वैसा, कोई आपको लगे कि यार इस अखबार के अंदर आया कि मोदी जी को मिस्र नामक देश ने ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि दी, या ऑर्डर ऑफ द नाइल का सम्मान दिया, तो यार ये मिस्र कहाँ पड़ता है, इजिप्ट कहाँ पड़ता है, तो देख लिया, इजिप्ट देश देख लिया। और हमने और पढ़ा कि भाई हमारी कोई टीम ने और चेक रिपब्लिक के अंदर टूर्नामेंट जीता, ये चेक रिपब्लिक कहाँ पड़ता है। तो उसे क्या, धीरे धीरे जब तक हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उससे पहले पूरी दुनिया याद होगी। और देख के मार्क क्या करोगे, हनीमून कहाँ जाना है। सोचे तो सही आदमी, जाए नहीं जाए बात की बात है, पर सोचो तो सही, एक दिन अपने आईएएस लगेंगे, और एस लगेंगे, तो यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। अभी मार्क करके रखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। फिर एक दिन आपके पास खूब सारे पैसे होंगे, लेकिन टाइम, फिर देखने का टाइम। अभी देख रखे होंगे तो फटाफट आपको, हाँ देखा हुआ है हनीमून यहाँ जाना है, उसके बाद साल भर बाद यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है। पहले से अपना सब कुछ क्या होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए सब कुछ। मैप रीडिंग सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हर साल आईएएस वाले पेपर में 2-3 सवाल केवल मैप रीडिंग के आते हैं। 2-3 सवाल किसी कंपटीशन में बहुत मायने रखते हैं। जिसको केवल मैप देखना आता है वो 2-3 सवाल कर लेता है। जैसे मुझे याद है एक बार 2017 में एक क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। और लोग ये भी गलत करके आ गए थे, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, आपने कही होंगे दिमाग में था राजस्थान, है ना। पर यदि मैप देखते तो पता चलता वो एक कोना निकला हुआ है गुजरात का। पूर्वी तो अपने को लगता है सारे पूर्व में ही है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सारे उधर ही है। पर अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, ठेठ उधर वाला कौन सा है, अरुणाचल। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो, क्या ये इसमें सवाल था, और खूब सारे लोग गलत करके आए। अभी आप कई सोच रहे होंगे कि सर हमें तो आता है, हम सही कर आते, पर एग्जाम का प्रेशर बहुत भयंकर होता है। और एग्जाम के अंदर वहां बैठ के आपको गुजरात आता भी होगा तो भी आपको लगेगा यार गुजरात, नहीं नहीं नहीं, राजस्थान तो काफी निकल गया ना इधर, जैसलमेर इधर आ गया यार, पूरा का पूरा ही अपने वाला। और उधर वाले में तो अपना दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है कि यार क्या पता मणिपुर उधर बर्मा की साइड में चला गया हो थोड़ा। तो छोटे छोटे अपने उनको देखा हुआ ही नहीं होता कभी ढंग से, उनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है। मुझे याद है एक बार उसके अगले साल एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर की टच नहीं करता, मेडिटेरियन सी के कौन सा देश टच नहीं करता। किसी ने मैप ढंग से देखा हो ना, तो वहां पे सीधा सीधा उसको पता चले कि वहां ये मेडिटेरियन सी, ये इधर मेडिटेरियन सी मान, यहां पर देश है कोई, उस देश का नाम है लेबनन, यहां पर कोई देश है उसका नाम है सीरिया, यहां पर देश को उसका नाम है इजराइल, यहां पर देश है उसका नाम है जॉर्डन। उसने 4 ऑप्शन दी थी, सीरिया, लेबनन, इजराइल, जॉर्डन। अब किसी को थोड़ा सा पता हो कि यार जॉर्डन इजराइल के इधर है, इजराइल इसके टच कर रहा है, तो जॉर्डन टच नहीं करेगा। 2 नंबर आ जाए, और नहीं पता हो तो या तो छोड़ के हो या तुक्का मार के हो, तुक्का पक्का ही गलत हो जाता है। भाई जब कुछ ही नहीं पता तुक्का मारेंगे तो गलत ही होगा। एक बार और एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक द्वीप भारत के सबसे निकट है। उसने ऑप्शन दिए श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, और एक कोई और दिया मलेशिया जैसा कोई द्वीप दे दिया, बाली कोई दे दिया। कोई नॉर्मल अपने दिमाग लगाए तो अपने कहा सर अब ये भी सवाल है, श्रीलंका नजदीकी तो पड़ा है, एकदम लटका हुआ ही है हमारे तो श्रीलंका नीचे। पर तब हम ये नहीं देखते कि श्रीलंका से भी नीचे अपना अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार और नीचे चलेगा, अंडमान निकोबार है तो भारत के। अब अंडमान निकोबार के वो पूछा था भारत के अंतिम बिंदु के नजदीक कौन सा, ऐसा कोई क्वेश्चन था, या अंडमान निकोबार के पास में कौन सा द्वीप है। अब अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे इंडोनेशिया, क्या है इंडो। अब किसी ने मैप देखा हो तो उसको ये पता होता है यार इंडोनेशिया देश है, ये मान लो अपना अंडमान निकोबार इधर, इंडोनेशिया के एकदम यहां पर तो है सुमात्रा, यहां पर है जावा। इसका मतलब अपने टच क्या कर रहा है,
वरना बोलने में हम बोलते हैं जावा सुमात्रा, तो किसी को लगता है जावा सुमात्रा बोलते हैं तो पहले जावा है, तो अंडमान निकोबार क्या टच करता होगा? जावा नहीं, अंडमान निकोबार की क्या टच कर रहा है? सुमात्रा। अरे ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे क्वेश्चन हर बार होता है। तो मैप रीडिंग आपके 2-3 सवाल सही करवाएगी, तो हमेशा उसके मैप के सामने खड़े हो ना, एक बार 2-3 दिन यूं जनरल देखना शुरू करो, जो कोई मैं लिखवाऊं वो सेंटर देख लिया करो, या कोई अखबार के अंदर सेंटर वो देख लिया करो, फिर धीरे धीरे मैं बता दूंगा अपने उसमें क्या करेंगे। फिर अपने एक एक महाद्वीप कर लेंगे उसमें कि मान लो उसमें उत्तरी अमेरिका सबसे सिंपल महाद्वीप याद होता है आपने को, तो उत्तरी अमेरिका याद किया, तो उत्तरी अमेरिका में अपने याद कर लेंगे कि ये यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर ये कनाडा है, यहाँ पर वापस अमेरिका है, यहाँ पर एक देश है मेक्सिको, फिर एक लंबी सी पट्टी है, उस पट्टी के अंदर अलग अलग देश है, उसमें पट्टी में देश है पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वेटामाला, बेलीज, उस पट्टी के पूरे देश। फिर आपको पता चलेगा इधर छोटे छोटे द्वीप है, एक द्वीप का नाम है लेसर एंटिलीज, एक का नाम है ग्रेटर एंटिलीज। बड़ा द्वीप समूह, छोटा द्वीप समूह। अब इसमें कई छोटे छोटे देश हैं, अब उनके हम छोटे छोटे देशों के नाम याद कर लेंगे। इसमें देश है जमैका, इनमें देश है बारबाडोस, इनमें देश है त्रिनिदाद, इनमें कोई देश है टोबेगो, इनके अंदर कोई जगह है क्यूबा। अलग अलग छोटे छोटे द्वीप याद करेंगे। एक बार यूं याद होने लग गए ना, पहले उत्तरी अमेरिका याद कर लिया, 2, 3, 5, 7, 10 दिन में याद कर लिया, कोई नहीं, दो देश याद किए तो भी याद हो गया। फिर दक्षिण अमेरिका याद कर, दक्षिण अमेरिका और सिंपल याद होता है, क्योंकि उसके कई देशों के नाम अपने को पता होते हैं। यार ये नीचे यूं, इधर ये अर्जेंटीना, ब्राजील, ये उरुग्वे, ये प्रागवे, ऊपर वेनेजुएला, इधर इक्वेडोर, इधर चिल्ली, वो सारे सारे यूं देश बनेंगे। यार ऊपर ये, बीच में ये, बीच में ये, बीच में, वो याद हो गया। 5-7 दिन में मान लो वो याद हुआ, 10 एक दिन में अफ्रीका याद कर लिया। अफ्रीका वाले तो सीधे बेचारे चौकोर डब्बे हो रहे एकदम, डब्बे 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 से एक एक डब्बा याद किया। अच्छा ये 3 हॉर्न निकले हुए इधर बाहर, तो ये इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। अच्छा ये इधर 3 क्रिकेट खेलते हैं, कीनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। अच्छा ये इधर ये मरुस्थल वाला आ जाता है, ये इजिप्ट, ये नीचे वाला और आ गया है इथोपिया, सारे के सारे उधर आकर, तो सारे के सारे याद कर लोगे, धीरे धीरे पूरी दुनिया याद होगी। इसे होगा क्या, बाद में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहेंगे चिल्ली में अटाकामा मरुस्थल है, आपका दिमाग फटाफट काम करेगा, मैं जानता हूं कहां है चिल्ली। वरना उस टाइम बंदे के दिमाग में आता है पहले चिल्ली कहां है, फिर अटाकामा कहां है। फिर जब हम आईआर पढ़ाते हैं आपको, तो आईआर के अंदर कोई ऐसी बात आती है, यार उन 2 देशों के बीच में ही है, आप बैठे बैठे सोचते हो हाँ दोनों देश मुझे पता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई, तो आपको लगता है हाँ यार टच कर रहे हैं बॉर्डर, बॉर्डर टच करेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे। वहां आपको कहेंगे इंग्लैंड इनसे दूर था, हाँ बीच में पानी पड़ा, दूरी है, कहां से होगा। इसलिए मैप रीडिंग सबसे अच्छी होगी कि ये, कभी ऐसा होगा कि आप कोचिंग नहीं आए, बीमार हो गए, आप कोचिंग नहीं आ पाए, पापा आ गए, उन्होंने कहा मैं आऊंगा मिलने, आज मत जाना कोचिंग, रूम पे रहना, या और किसी कारण से आप कोचिंग नहीं आए, और उस दिन भी ये हो कि 15 मिनट मैप के सामने तो खड़े होंगे, ये तो करेंगे, वो छूटना नहीं चाहिए। और बीमारी में भी आदमी खड़ा खड़ा देख ही सकता है, 12 मिनट देखिए, आप दुनिया को जानिए, पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, और खूब अच्छा लगेगा। फिर क्या, आप अखबार में कोई भी न्यूज पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, हाँ मुझे इस देश की लोकेशन पता है। जब लोकेशन नहीं पता होती है ना हमें किसी देश की, फिर जब पढ़ते भी तो इमेज नहीं बनती, और दिमाग में जब तक किसी चीज की इमेज सेट नहीं होती वो चीज याद नहीं होती, इमेज बनी होती है तो चीजें याद हो जाती है। हम जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में जल्दी याद होती है, जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में चीजें इतनी जल्दी याद, बोले बड़ी मेरी बात कर लोगे। आज घर पे जाकर देखना है आयरलैंड स्कॉटलैंड ये कितने दूर है, किसके पास में पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से आ गया था, जम्स्टोड कहां से आ गया था, क्या नाम, पूरा नाम क्या है इस बंदे का, कर्नल जम्स्टोड, क्या नाम है। इसके पापा दादाजी वो भी फौज के अंदर थे, वो भी कर्नल जनरल, यूं बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। तो इसके कोई दादाजी या परदादाजी थे, दादाजी थे शायद इसके, वो अंग्रेजों की आर्मी में हुआ करते, और अंग्रेजों की आर्मी में एक बार को अच्छे युद्ध में लड़के आए। तो जैसे आज अपना कोई फौजी अच्छा सा लड़का है तो अपनी सेना उसको कहती है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ऐसे मिलते हैं अलग अलग। तो वहां इंग्लैंड के अंदर एक कोई उपाधि मिला करती, जो भी अच्छे यूं होते उनको उपाधि देते, नाइट बेरोनेट। कौन सी उपाधि देते, नाइट का मतलब होता है लड़ने वाला, योद्धा, वॉरियर जो हुआ करते उनको बोलते नाइट। तो ऐसा कोई योद्धा जो शानदार लड़का है उसको उपाधि क्या दे दिया करते, नाइट। तो उपाधि का मतलब जैसे परमवीर चक्र मिला किसी को तो क्या करते हैं, मेडल देते हैं, गले में डालते हैं, मेडल गले में डालते हैं, तो नाइट बेरोनट की उपाधि देते थे, गले में मेडल डालते। तो जो मेडल बना होता था ना, उस मेडल में नीचे बनी होती लोमड़ी,
क्या बनी होती? लोमड़ी बनी होती। कि जैसे लोमड़ी चालाक होती है वैसे हमारा चालाक ऑफिसर है, इसलिए इसको क्या कहा जाए आज के बाद? नाइट बेरोनॉट। तो क्या बनी होती? लोमड़ी। कौन से देश का रहने वाला टोड? स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी को बोलते हैं टोड। स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी क्या बोलते हैं? वह परिवार जो टोड वाला लॉकेट पहन के घूमता रहता है, लोमड़ी वाला लॉकेट पहन के घूमता रहता है, इसलिए नाम क्या है? तो जेम्स नाम है, टोड इनकी उपाधि थी। बाद में इनके दादाजी को मिली, फिर बेटे पोते पड़पोते सब लगा दिया। भाई साहब हम छोटी मोटी चीज नहीं, हम वो है जो गले में कौन सा लॉकेट पहनते हैं? टोड वाला लॉकेट पहनते हैं। टोड का मतलब तो लॉकेट मिलता है। देखो लोमड़ी बनी होगी, शेर बना होगा, चीता अलग अलग बने होंगे, इनको लोमड़ी वाला मिला होगा। लोमड़ी वाला मिला तो इन्होंने नाम क्या क्या लगा लिया। आगे बात समझ में? अब ये अंग्रेजों की सेना के अंदर था। अंग्रेजों की सेना में अपने इंडिया आ गया। यहाँ पर अंग्रेज मराठों से लड़ाई कर रहे थे। किसे लड़ाई कर रहे थे? मराठों से अंग्रेजों की लड़ाई। अंग्रेजों और मराठों की आपस में बनती नहीं है, अंग्रेज मराठे लड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों को यह खतरा है कि राजस्थान वाले कहीं मराठों के पक्ष में ना चले जाए। कौन किसके पक्ष में ना चले जाए? राजस्थान वाले किसके पक्ष में ना चले जाए? मराठा। तो अंग्रेजों ने अपना एक बंदा राजस्थान भेजा कि जा जाके बात कर क्या कि राजस्थान वाले अपनी तरफ है मराठों की तरफ है। वो बंदा जेम्स टोड है। वो बंदा कौन है? ये 1817 में अपने राजस्थान आता है और राजस्थान आगे राजस्थान के राजाओं से पूछता है कि भाई हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, तुम किसके साथ हो? अपने वालों का तुम्हारे साथ। क्या बात करते हो, हमारे साथ क्यों? मराठे तुम्हारे देश के, उनके साथ क्यों नहीं? अपने वालों का तुम कितने गोरे हो? अपने वाला उनका मराठों से परेशान है। मराठे लूट मार किया करते थे, हम इस लूट मार से परेशान है। हम तुम्हारा साथ देंगे पर मराठों की लूट मार से हमें बचाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा तुम एक बार साथ दे के देखो, लूट मार छोड़ो, इनको तो हम इतना कूटेंगे कि भूल जाएंगे, ना तो लूट करेंगे ना मार करेंगे, खत्म ही कर देंगे। इसलिए अपने सारे राजाओं ने किसका साथ दिया? तो वो जो बात करने आया था, राजाओं को कन्विंस करने जो बंदा आया था, वो कौन था? तो अंग्रेजों का एजेंट हो गया। एजेंट ही तो था, ऐसी कोई बातचीत करता उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। अच्छा, वो राजनीति की बात कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, धर्म की बात कर रहा था? राजनीति। राजनीति है, कौन किसके साथ रहेगा कौन, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं? तो जेम्स टोड राजस्थान में किस रूप में आया था? किसका? अंग्रेजों। देखो, यह है राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन राजस्थान। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन राजस्थान। क्या था राजस्थान में अंग्रेजों का? पॉलिटिकल एजेंट था। उदयपुर रहता था, अपने कहा रहता? उदयपुर पोस्टिंग की थी भाई, उदयपुर रह ले तू। अब बेटा बेटा फ्री था, ये क्या करता, काम तो था नहीं इसके कुछ। तो इसने अपने लोगों से कहानियां सुनी, इसको कहानियां सुनने में बड़े मजे आते। तो इसने अपने किसी बंदे को पूछा कि यार ये टावर बना हुआ तुम्हारे विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, ये कब बना था? उन्होंने कहा कुंभा ने बनाया था, हमारे कुंभा ने। क्यों बनवाया? उन्होंने मालवा वालों को धो दिया था उसने पकड़ के, विजय प्राप्त की, इसलिए क्या बनाया कि तुम्हारे वाल तकड़ा था। अरे पूछो मत, हमारे वाले तो आसपास में जीते थे, उन सबको भगा भगा के मारा था। उसने और पूछा यार ये बिल्डिंग किसने बनाई? तो इसने बनवाई। तो इसको अपनी कहानियों में मजे आने लगे। फिर इसको लगा यार एक तो किसी बंदे से कहानी सुनते हैं, एक किताबें पढ़ ले, उनमें ज्यादा चीजें होंगी। सुनाई भी तो बातें कितनी हो सकती है आदमी की, पर पढ़ें कैसे? अपने तो भाषा भी नहीं जानते यहाँ की। फिर किताबें अपने क्या पता कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं। तो इसको लगा कोचिंग ज्वाइन करते हैं तभी पार पड़ेगी। तो इसने अपने गुरुजी बनाए। उस समय अपने पढ़ने लिखने का ज्यादातर जो ज्यादा काम करते थे वो करते थे जैन। कौन थे? जैन मुनि खूब पढ़ते थे। तो एक जैन मुनि थे, जैन मुनि को बोलते हैं यति। जो भी जैन मुनि होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यति। तो एक यति थी, यति का मतलब ही जैन मुनि। एक जैन मुनि थे, उनका नाम था ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? तो क्या नाम हो गया इनका? यति। यति का मतलब तो क्या होता है? जैन। जैन मुनि। ज्ञानचंद्र उनका नाम था। ये उनके पास गया और कहा ये हे यति ज्ञानचंद्र जी, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो जेम्स टोड को ज्ञान प्रदान कौन कर रहा था? तो जेम्स टोड के गुरु कौन थे? लिखो गुरु यति ज्ञानचंद्र। गुरु बराबर लिख लो यति ज्ञानचंद्र। तो टोड के गुरु जी कौन थे? यति ज्ञानचंद्र। किससे ज्ञान लिया करता वो? ज्ञानचंद्र जी से ज्ञान लिया करता था। अब उसको और मजे आए वैसा।
अब पुरानी पुरानी किताबें ज्ञानचंद्र जी ने निकाल के दी, अब ये देख मैं तेरे को पढ़ के सुनाता हूँ। दो चार बंदे उसने हायर किए, पढ़ो रे, सुनाओ मेरे को क्या लिखा। थोड़ी थोड़ी भाषा सीखी उसने अपने यहाँ की। अब उसको लगा कि यार ये तो भयंकर किताब है, और राजस्थान के लोग तो गजब के बंदे हुए थे। अपने यहाँ कहानियों किताबें में लिखा हुआ कि एक बार एक राजा की सेना 40,000 सैनिक लेकर आई। कितने सैनिक लेके आई? और हमारे पास केवल 7,000 थे। कितने थे? मतलब 6 गुना ज्यादा। एक पर छह छह आदमी। सीधा सीधा था कि 7,000 40,000 से कभी भी जीत तो नहीं सकते। तो अगले ने कहा कि देख लो, या तो मारे जाओगे वरना सरेंडर कर दो। अपने वालों ने मरना पसंद किया लेकिन सरेंडर करना पसंद। और शाम तक का रिजल्ट ये था कि 7,000 राजस्थान वाले लड़ते लड़ते मारे गए, पर अगले के 24,000 मार गए। कितने मार गए? भाई मैं कहता हूं आप हो ना, आप में से कोई एक आदमी हो और 5 आदमी उसको मारने के लिए आ जाए, और उसको ये पता चल जाए कि मैं मरूंगा, पक्का मरूंगा, तो चाहेगा कि सामने वाले के 2 3 तो मार के मरूं। अपने को तो जाना ही है, सामने वाले के जितने मार सकता हूं उतना मारूं। तो बंदा अपने एकदम फॉर्म में आके लड़ता है बाद में। तो 7,000 को पता था अपने तो मरना ही है, तुम्हें तो बता के जाएंगे कि हम क्या चीज है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि 7,000 लड़े, 7,000 ने अगलों को मारना शुरू किया, अगलों के 20 21 हजार मरे, इतने बाकी वाले भाग भोगे ना, मरेंगे रे सारे। तो बाकी भले ही 40,000 आए थे लेकिन बाकी सेना भाग गई। बच बुचा गया, आपका जो भी इलाका था बच गया। टोड को ये पता चला कि यार क्यों लड़े। कई जगह ऐसी कहानियां थी कि एक गांव के अंदर 20 आदमी लड़ने गए, सामने 500 की फौज थी, पर फिर भी वो 20 आदमी लड़ने के लिए चले गए। क्यों चले गए लड़ने के लिए? कि मंदिर की मूर्ति तोड़ रहे थे। वो 5 से बाहर से आए हुए थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, वो करे थे मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति तोड़ देंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति को हाथ लगा के देखो, तुम 20 क्या कर लोगे, तुम पास तो आओ। और वो 20 भी गजब के लड़े, अगलों के को 140 मारे, 120 मारे, 100 मारे, बाकी वाले भाग भूग गए वहां से। क्यों लड़ लिए? कि इसलिए लड़ लिए, गाय काट रहे थे। तो उनको लगा यार गाय बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, महिलाओं को बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, मंदिर बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, केवल इसलिए लड़ सकते हैं कि हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और टोड को यूं बड़ा मजा आता, और टोड कहता हाँ यार ये कहानियां सुनो। और नोट्स तैयार करता बेचारा, बड़ा बड़ा लिखता उन कहानियों में, ये वाह ये वाह ये वाह। अब टोड उदयपुर रहता, अंग्रेजों का भेजा हुआ बंदा, तो अंग्रेजों को सूचना देने जाना पड़ता क्या कर रहा है वहां पे क्या नहीं कर रहा। तो अंग्रेजों से मिलने जाता, अंग्रेज पूछते और बता राजस्थान में तेरा मन लगा कि नहीं लगा। तो उन्होंने कहा शानदार लग गया, मैं चाहता हूँ यहीं रह जाऊं, मेरा तो भाई साहब जाने का जी भी नहीं करता। अरे ऐसा क्या? उसने कहा लोग गजब बहादुर है, बड़े जोरदार लोग हैं। कैसे? अरे कि इनकी किताबें पढ़ी मैंने तो, और पता चला यार थोड़े थोड़े मुट्ठी भर लोग जाके लड़ लिया करते थे, मरने वरने का डर ही नहीं लगता इनको। ये मौत तो हथेली पे लेके घूमते रहते हैं, कहीं लड़ा दो कहीं बिड़ा दो इनको। अंग्रेजों का ना ना इतने बहादुर? अरे उसने कहा पूछो मत, भयंकर बहादुर। अंग्रेजों का पहले रहे होंगे, अब थोड़ी अपने ज्यादा बहादुर थोड़ी। उसने कहा चुप धीरे, भाई साहब ये शांत बैठे होते दिन ठीक है, कभी लड़ने लग गए ना अपने को भगा भगा के मारेंगे। फाइनली अंग्रेजों को ये लगा कि राजस्थान वाले तो भगवान जाने लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जेम्स टोड इनको चढ़ा चढ़ा के लड़वा पका देगा। ये इनको कहेगा तुम बहादुर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये टूट के पड़ेंगे अपने पे। इसलिए 1822 1817 में भेजा था उसको। 1822 में जेम्स टोड को अंग्रेजों ने कहा कि रवाना हो यहां से, वापस इंग्लैंड जा। उसने कहा मुझे मेरे नोट्स तैयार करने के, वाह वाह वहां करना, नोट्स वहां लिखना, यहां नहीं रहने देंगे। और हमें तेरे पे डाउट है कि तू राजस्थान वालों के साथ मिला हुआ। उसने कहा नहीं है ऐसा कुछ भी, नोट्स तैयार कर लेने तो। अंग्रेजों का न्याय, ये टिकट पकड़, बॉम्बे से तेरी टिकट है। कहां से टिकट है? बॉम्बे में जहाज तैयार करा है, बॉम्बे का जहाज पकड़ो चुपचाप लंदन जा। इसलिए टोड को जबरदस्ती लंदन भेजा गया। 1822 में वो वापस लंदन जाता है, लंदन जाके अपने नोट्स को व्यवस्थित करता है, सिस्टमेटिक करता है। 1829 में 1829 में वो अपनी बुक का फर्स्ट पार्ट जारी करता है। बुक का कौन सा पार्ट जारी करता है? लिखो पुस्तक है, बॉक्स।
नाम लिख लो। क्या हिंदी में नहीं लिखना? इंग्लिश में बुक है तो इंग्लिश में लिखो, क्यों हिंदी में लिखना है? और तुमको तुम्हारे पास यूं मैसेज आता, तुम ये कहते हो कि संदेश प्राप्त हुआ, हाँ? या किसी को मिस कॉल करके कहते हो छुट्टी हुई कॉल? ऐसे थोड़ी कहती हो। मैसेज को मैसेज ही बोलती हो तो इंग्लिश में बोलो, जब उसकी बुक का नाम इंग्लिश में। मिस कॉल को छुट्टी हुई कॉल ही तो कहते हैं। छुट्टी हुई कॉल, जो कॉल छूट गई आपसे, मिस कर गए आप। तो पहले तो वो हिंदी, वो नोकिया वाले मोबाइल आते, उनमें हिंदी में आता था, ऑप्शन आता। तो जैसे अपना ना मैसेज सेंडिंग, तो उसमें आता संदेश प्रेषित किया गया, संदेश अटक गया बीच में। क्या नाम है बुक का, बोलो देखे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऊपर वाला ही पढ़ोगे, क्या नाम है दोबारा बताओ। अब सुनना, लिखना कुछ मत, सुनना देखो। एनल्स का मतलब तो होता है हिस्ट्री। क्या मतलब होता है? हिस्ट्री। एक शब्द क्या लिखा हुआ है? एंटिक्विटी। क्या लिखा हुआ है? एंटिक्विटी का मतलब होता है पुरानी चीजें। क्या मतलब होता है? पुरानी चीज। या मैं इसका थोड़ा सा अच्छा शब्द बता दूं तो मैं कह दूं पुरातत्व है। क्या होता है? पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। सुनना, अरे लिखना नहीं है तो क्या लिखते रहते हो, मैं कह रहा हूं सुनो बातें। क्या आप दोबारा बुक का नाम बोलो देखे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ। एनाल्स का मतलब हिस्ट्री, एंटिक्विटी का मतलब पुरातत्व। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री दो प्रकार से जानी जा सकती है, या तो लिखी पढ़ी, जो पढ़ी हुई है उसको, जो सॉरी लिखी हुई है उसको पढ़ के, या पुरानी चीजों को देख के। एक पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आधार पर आप पता लगाते हो कब की है कब की नहीं। एक तो हिस्ट्री जानने का ये तरीका है। जमीन को खोद के जान सकते हो। ये जो जमीन को खोद के अभिलेखों को, ताम्र पत्रों वाली ये जो है, ये तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? एंटिक्विटी। आर्कियोलॉजी, जिसको हम आर्कियोलॉजी बोल रहे हैं, पढ़ा हमने, तीन स्रोत है, तो एक तो आर्कियोलॉजी। एक दूसरा तरीका हो सकता है किताबें पढ़ लो, रिकॉर्ड्स पढ़ लो, आर्काइव वाली जो पढ़ रहे हैं, लिटरेरी जो पढ़ रहे हैं, वो कौन सी होगी? तोड़ गता मैं दोनों प्रकार की बता रहा हूँ। मैं बिल्डिंग्स को देख के वो भी बता रहा हूँ, जमीन में जो कोई चीजें थोड़ी बहुत मुझे पता चली वो भी बता रहा हूँ, और इनकी जो मैंने किताबें पढ़ी वो भी बता रहा हूँ। एंटिक्विटी का मतलब क्या है? पुरातत्व। एनल्स का मतलब क्या है? इतिहास। किसका? राजस्थान का पुरातत्व तथा इतिहास। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। क्या नाम बुक का? एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व। क्या होता है? सिंपल बात, पुरानी चीजें। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? तो पुराना बेच पुराना हो जाए तो मैं कह दूं एंटिक्विटी बेच है। बेच कैसा है? पूरा। इसलिए दारू की बोतल का नाम होता है एंटिक्विटी। दारू का ब्रांड है, क्योंकि शराब के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। इसलिए कंपनी ने अपना नाम क्या रख लिया? कहा हमारे वाली तो एंटिक्विटी है साहब, पुरानी है, ये पियो हमारे वाली, मजा आ जाएगा इससे। तो क्या नाम बताओ देखिए बुक का? एनाल्स एंड एंटिक्विटी, राजस्थान का पुरातत्व तथा इतिहास। पर लोगों ने कहा रुक 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 रुक, ये राजस्थान क्या है? ये कौन सी जगह है? हमने नाम ही नहीं सुना ऐसा। राजस्थान तो नाम ही नहीं है कोई। तो उसने कहा मैं बता देता हूँ राजस्थान क्या है। उसने कहा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के मध्य में और पश्चिम में जो भी राजपूत राज्य हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो क्या कहा उसने? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। सेंट्रल का मतलब मध्य प्रदेश, सेंट्रल का मतलब, वेस्टर्न का मतलब राजस्थान गुजरात। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस सब में मिला के जो राजपूत राज्य है उनको राजस्थान कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो एक, आज जो अपने को राजस्थान दिखाई देता, मैं दिन पहले ही बोला था आपको, आज जो राजस्थान दिखाई देता, राजस्थान ये नहीं है। राजस्थान का मतलब है मध्य प्रदेश का एक इलाका, मालवा। कौन सा इलाका? कभी आपने जगह के नाम सुने? नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, ये नाम सुने? ये अपना है भाई साहब, मध्य प्रदेश को दे रखा हमने। एक गुजरात का इलाका, सौराष्ट्र। कौन सा इलाका? पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा, ईडर, विजयनगर, हिम्मतनगर, ये वाला जो इलाका ये अपना है। तो गुजरात का सौराष्ट्र, आज का राजस्थान, मध्य प्रदेश का मालवा, इनको मिला के बोलते थे राजस्थान। मिला क्या बोलते थे? राजस्थान का एक पार्ट गुजरात को दे दिया सौराष्ट्र, राजस्थान का एक पार्ट मध्य प्रदेश को दे दिया मालवा, जो बचा वो अपने पास। तो राजस्थान के लिए इतना नहीं है जितना आप समझते हो। राजस्थान कौन कौन सा है?
मालवा, सौराष्ट्र, राजस्थान, इसको मिला के क्या बोलते हैं? अब मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब सेंट्रल। राजस्थान गुजरात कहां पर है? पश्चिम, क्या आ गया? वेस्टर्न। तो उसने कहा राजस्थान का मतलब ये है कि पश्चिम में और मध्य भारत में जो भी राजपूतों के राज्य है उनको मैं सम्मिलित रूप से एक साथ क्या बोल रहा हूं? तो क्या नाम है उसकी बुक का? दूसरा नाम बताओ। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मूल नाम तो क्या था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ। ये राजस्थान नाम पहली बार इसी बंदे ने यूज लिया था। इससे पहले कोई अपने को राजस्थान बोलता नहीं था। क्यों बोलेगा? पहले कोई कहता है इसको, अलग अलग राज्य थे, मारवाड़ अलग, कोटा अलग, बूंदी अलग, जयपुर अलग, जोधपुर अलग। ये तो अंग्रेजों ने आके पूरी एक यूनिट बना ली। यूनिट बना ली तो उन्होंने कहा भाई इस पूरी यूनिट का नाम क्या दे देते हैं? राजस्थान। क्यों दे दे? राजाओं का स्थान है, इसलिए क्या कह दिया जाए? यहाँ पे राजाओं का राज, अंग्रेजों का राज नहीं, राजाओं के राज वाले प्रदेश को क्या बोल दिया जाए? राजस्थान। उसमें भी कौन से को? सेंट्रल और वेस्टर्न को। उसमें भी कौन से को? पल्ले पड़ी। और उसने कहा इस राजस्थान का मैं इतिहास बताऊंगा और क्या बताऊंगा? तो क्या नाम, पूरा नाम बोलो पहले ऊपर वाला। इसी का एक और नाम। अच्छा, मैंने अभी बताया उसकी पोस्टिंग कहां थी? अपने राजस्थान में कहां रहता? उदयपुर। ट्रांसफर हुआ तो उसकी जहाज की टिकट कहां से थी? कहां से थी? बॉम्बे। तो उदयपुर में उसको समाचार मिला कि तेरी टिकट पकड़, बॉम्बे जा और यहां से इंग्लैंड जा। वो बड़ा सियाना पड़ा, उदयपुर से घोड़ा लेके रवाना हुआ। क्या लेके रवाना हुआ? घोड़ों पे जाते थे पहले, उदयपुर से घोड़ा लेके। तो लिखता है जिस दिन रवाना हुआ, आज मान लो आज की तारीख है 8, आज मैं 8 जुलाई 2023 को उदयपुर से 4 घुड़सवारों के साथ रवाना हुआ हूं। 20 किलोमीटर आगे हमें फलान जी फलान जी फलान जी मिले, उन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की। हमने वहां पर 2 घंटे तक विश्राम किया। मुझे पता चला वहां एक पुराना मंदिर है, मैं उस पुराने मंदिर को देखने के लिए गया। वहां मुझे पुजारी जी मिले, पुजारी जी से मैंने कहानी सुनी। देखते नोट्स तैयार किए। फिर वो लिखता है यहां से हम शाम को 3 बजे पुणे रवाना होते हैं। वो जो 4 मेरे साथ उदयपुर से आए थे उनको मैंने कहा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में। वो मेरे साथ गले मिलके खूब रोए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे भी उनसे बिछड़ते हुए बहुत दुख हुआ। फिर यहां से 4 नए बंदे मेरे साथ हुए। राजा ने पहले ही कह रखा था कि मेरे सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। राजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू उन राजा को कि उन्होंने रास्ते में मेरा बहुत ध्यान रखा। यहां से हम रवाना हुए। शाम को रात पड़ते पड़ते हम 9 बजे के आसपास तक उस गांव में पहुंच गए थे। वहां पर एक छोटा सा किला था, उस किले के सामंत किले के अंदर थे। वो मुझे अंदर लेके गए, उन्होंने मुझे किले का इतिहास बताया। उदयपुर से जाता है सिरोही, कहां जाता है? घूमता हुआ, रुकता 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 रुकता, एक एक जगह के बारे में लिखता हुआ। सिरोही से जाता है गुजरात, कहां जाता है? गुजरात से जाता है महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र में तो बॉम्बे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां कहां जाता है? राजस्थान, गुजरात, ये पूरा पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत में 4 राज्य आते हैं। कभी आपको पूछे कि वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। चौथा कौन सा था? पर पहले गोवा अंग्रेजों के पास नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के पास था। गोवा किसके पास था? तो गोवा तो वो गया नहीं, 3 जगह घूम लिया आपने। राजस्थान गया, राजस्थान से गुजरात गया, गुजरात से कहां गया? महाराष्ट्र, बॉम्बे से टिकट थी चला गया। तो ये भी उसने नोट्स तैयार की। कहां कहां? तो उसने एक और बुक पब्लिश की, उसके मरने के बाद उसकी एक बुक पब्लिश होती है। कौन से भारत में घुमा था वो? कौन से भारत में घुमा है? तो उसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम बुक का? ट्रेवल्स का मतलब यात्रा। कौन सी यात्रा? वेस्टर्न इंडिया की, पश्चिमी भारत की यात्रा। तो दूसरी बुक का नाम लिख लो। तो टॉड की 2 बुक है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये उसके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। मर गया था वो, 35 में मर जाता, बीमार होता, बीमार होकर मर जाता, वो इंग्लैंड के अंदर। उसके मरने के बाद पब्लिश हुई। कौन कौन सी 2 बुक है बताओ देंगे? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का एक और नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जाते जाते बुक लिख गया, वो कौन सी है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, याद रहेगा। तो पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री कोई लिखता, तो वो बंदा कौन था? इसलिए हम कहते हैं वो राजस्थान के इतिहास का जनक है। तो राजस्थान के इतिहास का, नीचे लाइन चेंज करके लिखो, इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान।
इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास क्या कहा जाता है? अगली लाइन स्टार लगा के लिखो। इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लिख लो, इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो पहली बार राजपूताना कौन कहता है अपने को? जॉर्ज थॉमस। राजस्थान कौन कहता है? जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? जेम्स टोड कहां का था? जॉर्ज थॉमस किस रूप में आया था? बढ़ाइती सेनापति। किसका? कर्नल टोड किस रूप में आया था? पॉलिटिकल एजेंट। किसका? अंग्रेज। उसने कहां कहां अटैक किए थे? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। और अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? राजपूताना। ऐसा कौन सी बुक से पता चलता है हमें? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसके मरने के बाद किसने लिखी थी? डायरी है उसकी। वैसे वैसे कर्नल टोड अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? राजस्थान। कौन सी बुक से पता चलता है कि राजस्थान लिखता है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर वो समझाता है राजस्थान क्या है। तो राजस्थान क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जाते हुए वो इधर से होके गया आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये पश्चिमी भारत है, इसलिए बुक का नाम क्या है? पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। जब उसको पूछा गया था कि यदि तू राजस्थान में रहना पसंद करेगा तो कौन सी जगह रहना पसंद करेगा, उसने कहा बैंसरोडगढ़। कौन सी जगह? अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है। कहां पर जगह? उसने कहा यार यदि मेरे को राजस्थान रहना पड़े तो मैं कौन सी जगह रहना पसंद करूंगा। थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन था, जेम्स टोड का पसंदीदा किला कौन सा था? कौन सा था? देखो, बैंसरोडगढ़ जेम्स टोड का पसंदीदा स्थान था या पसंदीदा किला था। ये लिख लो ताकि याद रहेगा किला यहां पर। बैंसरोडगढ़ वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। बैंसरोडगढ़ जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। चित्तौड़गढ़ में जगह। बैंसरोडगढ़ वॉज फेमस फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। बैंसरोडगढ़ जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। बैंसरोडगढ़ वॉज फेमस फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। तो कोई आपको पूछे कि जेम्स टोड को जब पूछा गया कि राजस्थान में किसी एक जगह रहना पसंद करोगे तो उसने कौन सी जगह का नाम लिया? कौन जगह का नाम लिया था? बैंसरोड। या कोई पूछे कि बैंसरोड रहना कौन पसंद करता था तो कौन करता था? करना। उदयपुर पोस्टिंग थी उसकी, तो चित्तौड़ में यहाँ घुमा होगा। बैंसरोडगढ़ अच्छा लगा है भी अच्छा। दो नदियां मिल रही है वहां पर आगे, चंबल और बामनी। कौन कौन सी नदियां? चंबल और बामनी नदियां आके मिल रही है। नदियों के पास में एकदम पहाड़ी और पठारी भूभाग पूरी तरीके से वनों के बीच के अंदर बसा हुआ। उसे लगा यार दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही, यहाँ पे रहना पसंद करूंगा। ये टोड वाली जो पहली बुक थी, इसके दो पार्ट आए थे। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के 1829 में पहला पार्ट आता है, फिर दूसरा पार्ट आता है इसका 1832। कौन सी भाषा में लिखी गई बुक? इंग्लिश। इंग्लिश में बुक पब्लिश हो गई, इंडिया आई। इंडिया में उस समय यदि किसी को इंग्लिश आती थी तो वो आती बंगालियों को। किसको आती? अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कहीं बनाई थी तो वो बनाई थी कलकत्ता। कहां बनाई भाई? अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे। बिजनेस हमेशा वहां होगा जो समुद्र के पास होंगे। बिजनेस कहां होगा? जो समुद्र के। तो बिजनेस कहां हो सकता है? गुजरात, क्योंकि अरब सागर है। बिजनेस कहां हो सकता है? साउथ इंडिया, क्योंकि नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर पड़ा है। बिजनेस कहां हो सकता है? बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। भारत में बिजनेस की जगह यही है। या तो गुजरात में कर सकते हो, ये पूरा इधर वाला यहां से शुरू कर लो आप, गुजरात से, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। अपना सूखा, ऊपर वाले में समुद्र नहीं, उधर वाले में समुद्र नहीं। तो अपने बिजनेस की ज्यादा संभावना। तो अंग्रेजों ने कब्जा किया गुजरात, अंग्रेजों ने कब्जा किया साउथ इंडिया, अंग्रेजों ने कब्जा किया बंगाल। तो पहले उन्होंने यहां कब्जे किए, फिर उन्होंने कहा बिजनेस के अलावा और कहां से पैसे ले सकते हैं। तो खेती, खेती अच्छी कहां होती है? तो यूपी बिहार। कहां अच्छी होती है? क्यों? क्योंकि नदियां हैं गंगा और यमुना। और अच्छी कहां हो सकती है? कि पंजाब। क्यों? क्योंकि नदियां हैं सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम। तो उन्होंने पंजाब पे कब्जा किया, यूपी पे कब्जा किया, बिहार पे। अपनी तरफ आए नहीं, ना तो समुद्र ना नदियां। तो उनका मजे करो। तुम बैठे हो, इस पे दया आ रही है कि तुम बैठे कैसे हो यहां पे।
इसलिए उन्होंने कहा तुम हमारे दोस्त हो, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे काम आ जाएंगे, हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमारे काम आ जाना। बाकी अपने पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। तो उनका सबसे बड़ा, अब इनमें भी बिजनेस सबसे अच्छा होता है बंगाल। बंगाल का बिजनेस बहुत अच्छा था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी राजधानी भी बनाई, तो बनाई कलकत्ता। कौन सी बनाई? वरना सोचने वाली बात है यार, राजधानियां हमेशा सेंटर में होती है। अंग्रेजों ने राजधानी बना रखी है यहाँ, क्यों बनाई वहां पर राजधानी? पैसा है, पूरी दुनिया के पीछे पैसा बाबू भाई, पैसा। इसके अलावा और कोई भी चीज, तो अंग्रेजों की राजधानी कौन सी है? कलकत्ता। अब अंग्रेजों का बंगाल पर यदि ज्यादा कब्जा है, तो अंग्रेजों का पूरा सिस्टम भी कहां पर होगा? बंगाल। इसलिए भारत में सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन कहीं पर आई थी? तो बंगाल। कहां पर आई? भारत में सबसे पहले नौकरी लोग लगने लगे थे बंगाल। और देखो मैं बताऊं, जब अंग्रेज यहां पर आए तो अंग्रेजों के छोटे छोटे क्लर्क चाहिए थे। अंग्रेजों का ऑफिसर तो हम है, पर ऑफिस में क्लर्क तो चाहिए। फाइलों का काम कौन करेगा? तो आप पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। पढ़े लिखे कौन थे? बंगाली। तो अंग्रेजों ने बंगालियों को कहा कि तुम क्लर्क बन जाओ। क्लर्क को अपने यहां पे बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? कहते हैं ऑफिस में बाबू है, ऑफिस में बाबू है। इसलिए बंगालियों को आज भी बाबू कहा जाता है, बंगाली बाबू। बंगाली बाबू, क्योंकि भारत में सबसे पहले बाबू कौन बनने लगे थे? बंगाली बनने लगे। अच्छा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऑफिस जो आएगा ना, उसकी ड्रेस होगी ये जो तुम धोतियां बांध बांध के घूमते रहते हो, एयर कंडीशनर कपड़े तुम्हारे, ये आज के बाद कोई नहीं पहन के आया। अपने वही थे, धोती बांधते, साउथ इंडिया वाले लुंगी बांध लेते। भाई सीधी सी बात है, जैसी जलवायु वैसे कपड़े। आपकी जलवायु गर्म है इसलिए आपके कपड़े ढीले हैं, उनकी जलवायु ठंडी थी इसलिए उनके कपड़े टाइट हैं। पैंट वो पहनेंगे जिनको सर्दी लगे, सर्दी के कपड़ा है पैंट, ताकि चिपका और एकदम स्किन टाइट रहे, ठंड ना जाए। अपने यहाँ गर्मी थी तो अपने एयर कंडीशनर कपड़े चाहिए, हवा लगे चारों तरफ से, ताकि ठीक रहे। अपने उल्टा ऊपर तो पुरुष तो कुछ पहनते ही नहीं थे, ऊपर तो एकदम नंग धड़ंग, वैसे तो एकदम वाह ठीक है, हवा लगनी चाहिए, उसमें क्या, धोती बांधी, उसी को यूं गांधी जी वाली तरह लंगोट को ही लिया। रीजन है, जैसी जलवायु होगी वैसे ही क्या होंगे? कपड़े होंगे हमेशा। इसलिए जींस, जो हम जींस पहनते हैं, ये कोयले की खदान में मजदूरी करने वाले लोगों का कपड़ा है। यूरोप में जो लोग कोयले की खदान में मजदूरी करते, जो खदानों में नीचे जाके कोल माइनिंग करते, उनको ऐसे कपड़ों की आवश्यकता थी जो फटे नहीं और कम धोने पड़े। 2-3 महीने तक नहीं धोए तो भी पार पड़ जाए और फटे नहीं, वो कपड़ा जींस है। इसलिए जींस मजदूरों की ड्रेस है। किसकी ड्रेस है? इसलिए जब आप आरएस बन जाओगे आपको मना किया जाएगा कि जींस नहीं पहन सकते, फॉर्मल जींस नहीं पहन सकते। जींस मजदूरों के कपड़े, तुम ऑफिसर हो। इसलिए किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को, किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को आप जींस में नहीं देखेंगे। मजदूरी करो, मैं कर रहा हूं मजदूरी, पहन रखी है, डेली एकदम मजदूरों वाले कपड़े पहन के आता हूं। तो हर जगह के अलग अलग सिस्टम है जी, आप नहीं पहन सकते। उधर वो थे फॉर्मल पैंट पैंट कपड़े होने चाहिए, तो ये पैंट पहननी भी सबसे पहले बंगालियों ने सीखी। इसलिए बंगाली आज भी मानते हैं कि भारत में सबसे सभ्य हम है, हमसे अधिक सभ्य कोई नहीं है। बंगालियों को ये प्राउड है, बड़ा अलग सा है। लेकिन भारत वालों को जब कपड़े पहनने भी नहीं आते थे ना, तब हम सभ्य हो गए थे। कारण कि वहां पे अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने उनको सभ्य बना दिया। अब भारत में सबसे पहले अंग्रेजों का मजबूत राज कहां हुआ है? बंगाल। तो बंगाल में यदि अंग्रेजों का राज है, तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बात भी कहां से आएगी? जिसमें राज होगा वो, हम क्यों करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति जब हमारे पास, हमारे तो अंग्रेजों का राज ही नहीं था। तो अपने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, तो कैसे करते हैं हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन? आपने कभी सुना क्या? आप सुनते हो गांधी जी ने दांडी यात्रा की, दांडी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। आप सुनते हैं कि भगत सिंह ने लाहौर के अंदर अंग्रेजों को गोली मार दी, लाहौर कहां पड़ता है? पंजाब। आज पाकिस्तान चला गया तब पंजाब। आप सुनते हैं कि भाई कोई सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की, हरिपुरा कहां पर पड़ता है? कि गुजरात। आप पढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की। आप पढ़ते हैं कि कोई जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ के अंदर विरोध किया, ये सारी जगह वहां पड़ती। आपने सिंगल टाइम कभी सुना कि भगत सिंह ने करौली में आके कहा इंकलाब जिंदाबाद? आपने कभी सिंगल टाइम सुना कि गांधी जी बीकानेर आए और आके कहा करो या मरो? आपने सिंगल टाइम सुना कि सुभाष चंद्र बोस ने भरतपुर में आकर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज ही नहीं था, इसलिए वो आई नहीं। क्यों आते हैं अपने यहां पर? जहां अंग्रेजों का राज होगा वहां पर जाएंगे, और जहां अंग्रेजों का राज होगा वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बात होगी, जहां अंग्रेजों का राज होगा वहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बात होगी। इसलिए बंगाली
अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए थे। इसलिए किसी टाइम अपने डायलॉग था कि बंगाल जो आज करता है वो बाकी भारत कल करेगा। बंगाल जो आज करता है वो बाकी भारत है। इसका मतलब है भारत किसको फॉलो करता है? इसलिए बंगालियों को आज भी लगता है कि बाकी भारत वालों से हम ज्यादा समझदार हैं, हम जो कर रहे हैं वो बाकी भारत को करना पड़ेगा बाद के अंदर। इसलिए बंगाली तड़फ रहे थे यार, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करनी, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करनी। पर बंगालियों की हिम्मत नहीं पड़ रही। एक आधा कोई आपके जैसा मेरा जैसा कमरे में बैठ के बात करता है, मार देंगे इनको, हम पे राज कैसे कर सकते हैं। पर वो बाहर जाता को अंग्रेज बंदूक लिए खड़ा रहता। उसने कहा नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो उसकी किसी भी हिम्मत होती नहीं। उन दिनों में जब कलकत्ता पर अंग्रेजों का कब्जा है, उन दिनों में जब बंगाल पढ़ लिख गया है, उन दिनों में जब बंगाल नौकरियां कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए तड़प रहा है, उनके पास एक बुक पहुंचती है जिस बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम बुक का? और बंगाली वो किताब पढ़ते हैं। और बंगाली जब वो किताब पढ़ते हैं उनको लगता है अरे यार क्या बहादुर लोग हैं। मुट्ठी भर लोगों ने शताब्दियों शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी। 712 ईस्वी से लेके 1192 तक। कब से कब तक? 712 ईस्वी से लेके 712 में एक विदेशी आक्रमणकारी अपने सिंध पर कब्जा करता है, मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? कहां पे कब्जा करता है? भारत में अरबी आक्रमणकारियों का पहला कब्जा कहीं पर हुआ था, तो कहां पर हुआ था? सिंध। कब हुआ? जब उन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया तो अब उनका लक्ष्य था कि हम पंजाब पे कब्जा करेंगे, हरियाणा पे कब्जा करेंगे, राजस्थान पे कब्जा करेंगे, गुजरात पे कब्जा करेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली पे कब्जा करेंगे। लेकिन अगले 480 साल, कितने? 480 साल तक उनको राजस्थान वालों ने इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। 480 सालों तक राजस्थान कटा, भिड़ा, लड़ा, मरा, जूझा, पर विदेशी आक्रमणकारियों को दिल्ली नहीं आने दिया। फाइनली 1192 में राजस्थान वाले युद्ध हारते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध हारते हैं? तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी दिल्ली पर कब्जा कर लेता है 480 साल बाद। कितने साल बाद? और बंगालियों को लगा कि अरे यार यह है लड़ाई। 480 साल तक एक राज्य लड़ता जूझता भिड़ता रहा कि विदेशी आक्रमणकारियों को जमीन नहीं देंगे। और बाद में भी जब दिल्ली पे कब्जा भी हो गया तो भी दिल्ली वाले मर गए कि राजस्थान पे कब्जा कर लें, पर कभी नहीं हो पाया उनका कब्जा। नाक के ठीक नीचे थे, दिल्ली के ठीक नीचे राजस्थान है। दिल्ली वाले बंगाल पे कब्जा कर गए, दिल्ली वाले गुजरात पे कब्जा कर गए, दिल्ली वाले मालवा पे कब्जा कर गए, पर पूरा राजस्थान उनके कंट्रोल में कभी नहीं है। वो एक आधा राजा बीच में संधि भी कर गया तो उसके बेटे पोते ने बाद में कहा कि मजाक थी, अब वापस लड़ाई है। बंगालियों को लगा यार पूरे भारत का राजा अकबर जो पूरे भारत पे कब्जा किया बैठा है, मेवाड़ की इतनी क्या औकात है कि उसने मना कर दिया कि संधि नहीं करेंगे। ऐसी क्या औकात थी कि 28 साल तक वो राजा लड़ता भिड़ता रहा केवल इस बात पर कि मैं अकबर के दरबार में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्या था कि पहाड़ों के अंदर बैठे रहे, भूखे बैठे रहे, उसके बावजूद संधि करने के लिए तैयार नहीं थे। और बंगालियों को बड़ा यूं फील हुआ कि जब राजस्थान के मुट्ठी भर लोग विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सकते हैं तो बंगाल क्यों नहीं लड़ सकता। इसलिए बंगालियों को लड़ने की प्रेरणा, भारत का नेशनल मूवमेंट यदि शुरू होता है तो बंगाल से होता है। और बंगालियों को ये जो मोटिवेशन, ये जो इंस्पिरेशन मिलता है, ये जेम्स टोड की बुक से। किसकी बुक से? और इस बुक का नाम क्या है? आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान के ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिनको आप लोग नहीं जानते, बंगालियों ने उन पर पूरे उपन्यास लिख दिए। रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार राजस्थान की एक एक कहानी लिख के गया। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनके एक और भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, उनकी बहन स्वर्ण कुमारी, पूरे मेवाड़ पे इतनी किताबें लिखी, हद नहीं। बंगाली भाषा में राजस्थान के छोटे छोटे बंदे पे नाटक है। दुर्गादास राठौड़ पे, महाराणा राज सिंह पे, महाराणा प्रताप पे, चुंडा पे, जगदित्ते पे, बापा रावल पे, खुमान पे, अल्लट पे, एक एक बंदे पे लिखे जिनका नाम हमारी हिस्ट्री में भी नहीं है। भारत का पूर्वी प्रदेश ठेठ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पड़ा हुआ, भारत के पश्चिमी भूभाग के बारे में उसकी वीरता की कहानियां बंगाली में लिख रहा है। उनके पीछे एक ही बंदे की बुक है, जेम्स टोड। जेम्स टोड भारत का नेशनल मूवमेंट शुरू करने वाला आदमी है। यदि टोड की किताब नहीं आए तो राजस्थान की कहानियां नहीं है, राजस्थान की कहानियां नहीं है तो बंगाल में नेशनल मूवमेंट शुरू नहीं हो। तो मेरे से कई बार कोई पूछता है कि नेशनल मूवमेंट में भारत का क्या योगदान है, शुरू हमने ही किया है। ये हमारी कहानियां थी जो बंगालियों को उज्ज्वलित कर रही थी, हमारी कहानियां थी जो बंगालियों कर रही थी कि लड़ो।
1915 में हमारे क्रांतिकारी है बंगाल के जतिन दास, क्या नाम है, जतिन दास मुखर्जी, अपने 5 साथियों के साथ उड़ीसा की बूढ़ीलाल नदी के किनारे अंग्रेजों के खिलाफ एनकाउंटर के अंदर मरते हैं, आमने सामने लड़ाई करते हैं और उस बूढ़ीलाल नदी के किनारे लड़ते हुए मारे जाते हैं। जतिन दास मुखर्जी उड़ीसा में मर रहा है, बंगाल के एक बड़े क्रांतिकारी है, उड़ीसा में शहीद होते हैं, 5 लोग हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होते हैं। बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान, उनका नाम है कवि नजरुल इस्लाम, क्या नाम है, कवि नजरुल इस्लाम, दूसरे दिन अखबार में लिखते हैं ये बूढ़ीलाल नदी भारत की हल्दी घाटी है। बूढ़ीलाल नदी भारत की, यदि उड़ीसा की किसी जगह की तुलना हल्दी घाटी से की जा रही है तो इसका मतलब असर तो है। हल्दी घाटी चित्तौड़ में पड़ा, आपका चित्तौड़ मेवाड़ राज्य का एक भाग था, राजसमंद जिले में है, बंगालियों को क्या लेना देना उससे। जतिन दास मुखर्जी को आप तो नहीं जानते कि जतिन दास मुखर्जी कौन था और उसके 5 साथी कौन थे जो लड़े थे। आपने तो उन चित्तप्रिय और मनोरंजन के नाम भी नहीं सुने होंगे जो उस बूढ़ीलाल नदी के किनारे अपना खून बहा गए थे। उसके बावजूद बंगालियों को लगता है कि राणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े थे हल्दी घाटी में, उसी प्रकार हमारा जतिन दास मुखर्जी बूढ़ीलाल नदी के किनारे किसके खिलाफ लड़ गया। किताबें क्या कर सकती है उसका बेहतरीन एग्जाम्पल टोड की बुक है। किताबों से किस प्रकार को राष्ट्र जाग सकता है, उठ सकता है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये है। इसलिए भले ही राजस्थान पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, पर बाकी भारत के नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान अपना है। ये नेशनल मूवमेंट शुरू बंगाल से होता है, बंगाल अपनी कहानियां पढ़ पढ़ के ये सब नेशनल मूवमेंट शुरू करता है, उसके बाद उनमें हिम्मत आ पाती है। आगे तो और बड़ा योगदान है अपना, बाद में देश का नेशनल मूवमेंट संभालने के लिए गांधी जी ने पहली बार कहा कि पब्लिक को जोड़ो आंदोलन में, क्योंकि जब तक बंगाली आंदोलन कर रहे थे बंगालियों को लगता था पढ़े लिखे हम है तो हम आंदोलन कर लेंगे, इसलिए बंगालियों वाले आंदोलन से पार नहीं पड़ रही थी। फिर गांधी आए, गांधी जी ने कहा ना पब्लिक, बंगाली उनका पब्लिक अनपढ़ है, गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, भीड़, जब भीड़ होती है तो सरकारें डरती है, भले पढ़ा लिखा हो भले पढ़ा लिखा नहीं हो, भीड़ लाओ। तो कहा साहब मीटिंग करो, 20,000 लोगों की मीटिंग करो। तब 20,000 लोगों की मीटिंग करने के लिए टेंट लगाना पड़ेगा, 20,000 लोगों की मीटिंग के लिए माइक लाना पड़ेगा, 20,000 लोगों की मीटिंग के लिए दरी बिछानी पड़ेगी, 20,000 लोगों के लिए वहां पे चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे कहां से आएंगे। एक बार फिर राजस्थान के कुछ बनिया कह रहे थे, घनश्याम दास बिड़ला और जमनालाल बजाज, कि गांधी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे। अंग्रेजों की रिपोर्ट कहती है कि यदि राजस्थान के व्यापारियों को गांधी जी के आंदोलन से अलग कर दिया जाए, गांधी जी का आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। भारत के नेशनल मूवमेंट का पाई पाई हमारा है कि हमारे बजाज और बिड़ला है जो उधर रुपए दे रहे हैं और गांधी भारत में आंदोलन कर रहे हैं ना। अंग्रेज कह रहे हैं भाई साहब इन बजाज बिड़ला को साइड में हटाओ, गांधी जी वाला आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। पर गांधी जी शानदार आदमी है, गांधी जी ने बजाज बिड़ला कहा कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हारा फायदा करूंगा। बजाज बिड़ला ने कहा कैसे, कि देखो अभी करवाता हूं। और गांधी जी ने जाकर आज के बाद कोई भी अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेगा। देश की जनता ने कहा हाँ अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे, और जब हम अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे अंग्रेज घुटनों पर आ जाएंगे और अंग्रेजों को हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा। लोगों ने कहा तो अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर किसका सामान खरीदेंगे, हमारा खुद का, हमारे देश में बना हुआ सामान खरीदो, स्वदेशी वस्तुएं खरीदो। लोगों ने कहा ठीक है, स्वदेशी वस्तुएं कौन बनाते हैं, बजाज और बिड़ला। इसलिए बजाज और बिड़ला को कमाई भी एक साल में 10 लाख रुपए, गांधी जी का 10% इधर, 1 लाख रुपए चंदा दिया जाए। राजस्थान का बेहतरीन योगदान है, टोड वाली किताब योगदान है, गांधी जी में बिड़ला बजाज का योगदान है। तो आज के बाद तुम्हें कोई पूछे कि साहब राजस्थान का नेशनल मूवमेंट में राजस्थान वालों ने क्या किया, तुम मुस्कुराना, हा हा हा, टाबर है तुम, भोला है, हम थे तब तुम हो, हम नहीं होते तो तुम। साहब तुमसे लड़ा नहीं जा रहा था, हमारे वाली किताब पढ़ पुढ़ा के तो लड़े थे तुम, तुमसे चंदे नहीं दिए जा रहे थे तो हमारे बजाज बिड़ला थे जो तुम्हें क्या देगे। आगे बात समझे, आप लिखो पूरा लिखिए। आर्काइवल तीसरा है, लास्ट आ गया अब तो। राजाओं के जो राजकीय दस्तावेज होते थे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ज्यादा अच्छा शब्दों का, दस्तावेज समझ गए, डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है उनको बोलते हैं पूरा लेख। क्या बोलते हैं, जहां पर ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको बोलते हैं पूरा लेखागार। क्या बोलते हैं, या थोड़ा सिंपल शब्द कर देते हैं अभिलेखागार। क्या बोल देते हैं,
अच्छा, अभिलेखागार का मतलब ये अभिलेख रखे जा रहे हैं। कोई भी लिखी हुई रिटर्न सामग्री जो गवर्नमेंट की सामग्री है, तो दो प्रकार की सामग्री है। देखो, एक मैं कह रहा था मूणोत नैणसी कोई बुक लिख रहा है, तो मूणोत नैणसी राजा के कहने पे नहीं लिख रहा, अपने हिसाब से लिख रहा है। एक राजा को लेटर लिखवाता है, लिख फलाने राजा को लेटर लिख, ये बात लिखनी, वो राजा का रिकॉर्ड है। उस समय एग्जैक्टली पता चलता है राजा क्या सोच रहा था, क्या नहीं सोच रहा था। नैणसी वाले में तो हो सकता है कि अब तक नैणसी अपनी तरफ से एक आधी बात जोड़ गया हो, या एक आधी बात कम रह गई हो, पर राजा ने खुद ने लेटर लिखवाया, इससे तो राजा का पता चल रहा है। राजा ने खुद ने कोई बही लिखवाई है, किसमें कितना कितना खर्चा है, उससे राजा का पता चल रहा है। ऐसी जो भी रिटर्न सामग्री है, उसको तो क्या बोलते हैं हम, पुरालेख। जहां पर वो पुरालेख लिखे जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुरालेखागार या अभिलेखक। सरकार ने जब अपना देश आजाद हो गया, सरकार ने कहा ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सरकार कलेक्ट करेगी, भाई सरकार उनको प्रिजर्व करेगी। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो बना हुआ है वो तो है दिल्ली। कहां पर है? अपने राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है वो है अपना बीकानेर। कहां पर है? तो बीकानेर में अपने पुराने रिकॉर्ड रखे। आई बात समझ में? लिखो, लिखो, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार, स्टेट आर्काइव्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार, स्टेट आर्काइव ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार, स्टेट आर्काइव ऑफ राजस्थान, बीकानेर में स्थित है। इज लोकेटेड एट बीकानेर। बीकानेर में स्थित है। इज लोकेटेड एट बीकानेर। बीकानेर में स्थित है। इज लोकेटेड एट बीकानेर। कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। लाइन चेंज कर लिखो। यहां पर रियासतों के राज के दस्तावेज रखे जाते हैं या रखे गए हैं। यहां पर रियासतों के राज के दस्तावेज रखे गए हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर केप्ट हियर। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर केप्ट हियर। यहां पर रियासतों के राज के दस्तावेज रखे गए हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर्क आर केप्ट हियर। यहां पर रियासत, रियासत समझ गए? राजाओं के जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रियासत। प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, प्रिंस का स्टेट है, यहां प्रिंस बनते हैं। इसलिए जो प्रिंसली स्टेट के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो भी जहां रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार बोलते हैं। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर है? अब ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ने प्रिजर्व कराए, कई लोगों ने प्राइवेट बनाए, अपने बनाए कि यार अपने ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, यहां पर रख लेंगे। लिखो, लिखो, ऐसे कई अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए थे। ऐसे कई अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए थे। सम सच सेंटर्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। वैसे कई अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए थे। सम सच सेंटर्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। ऐसे कई अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए थे। जैसे अपने लिख लेते हैं, मैं बताता हूं, एक बार सुनना। देखो, जैसे कि प्रताप शोध केंद्र, प्रताप रिसर्च सेंटर, ये है अपने उदयपुर। कहां पर है? लिख लो, प्रताप रिसर्च सेंटर। अब प्रताप के बारे में जो भी रिकॉर्ड है यहां पर रख लिया हमने। प्रताप रिसर्च सेंटर, प्रताप शोध केंद्र। जैसे एक है राजस्थानी शोध संस्थान, राजस्थानी रिसर्च सेंटर। जोधपुर में गांव है चौपासनी, वहां पे रख दिए। चौपासनी जोधपुर में पड़ता है। राजस्थानी रिसर्च सेंटर। राजस्थानी में जो पुराने डॉक्यूमेंट पड़े थे यहां रख लो। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी। चौपासनी कहां पर है? राजस्थानी रिसर्च सेंटर। एक प्राइवेट बंदा है, उसने अपने बना लिए। देखो, अगरचंद नाहटा कलेक्शन, उसने कलेक्शन कर लिया इनका, ये बीकानेर में। अगरचंद नाहटा कलेक्शन। अगरचंद नाहटा कोई बड़े राज्य के अधिकारी हुए, उनके परिवार वालों ने कहा हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट पड़े, हम तो खुद ही रख लेते हैं हमारे। अगरचंद नाहटा कलेक्शन, बीकानेर। उन्होंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए। आपको सिंपल पूछेगा अगरचंद नाहटा कलेक्शन राजस्थान में कहां पर है, तो कहां पर है? कलेक्शन का नाम ही है कि डॉक्यूमेंट क्या किए हुए यहाँ पे कलेक्ट। उतार लिए तीनों। तो प्रताप रिसर्च सेंटर कहां पर है? उदयपुर। राजस्थान रिसर्च सेंटर कहां पे? चौपासनी। चौपासनी कहां पर है?
और अगर चंदाहटा कलेक्शन कहां पर है, एक और लिख लेते हैं। देखो, नटनागर शोध संस्थान, नटनागर रिसर्च सेंटर, सीतामऊ। सीतामऊ मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। नटनागर शोध संस्थान, नटनागर रिसर्च सेंटर, सीतामऊ। सीतामऊ कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। पर वही बात आ जाओ, मध्य प्रदेश का वह भाग जो अपना राजस्थान का टच करता था, वो तो राजस्थान ही है, मालवा। तो मालवा में पड़ता है सीतामऊ। और सीतामऊ की तो राजा ही अपने जोधपुर से गए थे। जोधपुर में राजा का कोई बेटा उधर चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, सीतामऊ का राजा बन गया। तो कनेक्शन तो उनके किसके साथ रहेंगे, राजस्थान के साथ। तो वो पूछ ले नटनागर शोध संस्थान कहां पर है, तो गवर्नमेंट का जो केंद्र बना हुआ है वो तो कहां पर बना हुआ है, बीकानेर। प्राइवेट अपने अपने कई सेंटर बनाया, गवर्नमेंट ने भी कई अलग अलग सेंटर बना लिए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा प्रताप पे रिसर्च कहां पे करेंगे, उदयपुर। उन्होंने कहा राजस्थानी का रिसर्च करना वो कहां पर कर लो, चौपास। अगर चंद नाटा राज्य के, बीकानेर राज्य के कर्मचारी रहे, उनके घर वालों ने अपना कलेक्शन बना लिया, वो उधर सीतामऊ वाले राजाओं ने अपना बनाया, उसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया, नटनागर शोध संस्थान। याद रहेगा। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, लिख लो। लिख लो, प्रमुख राजकीय दस्तावेज, मेन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रमुख राजकीय दस्तावेज। अब एक एक इसमें पढ़ते हैं। मैंने एक लिखवाया था आपको इस दिन, खरीता। क्या लिखवाया था, लिख लो, खरीता। एक नंबर लगा लियो, खरीता। मैंने बताया था, राजा राजा को जो लेटर लिखता उसको क्या बोलते थे, लिख लो। राजा द्वारा दूसरे राजा को पत्र लिखा जाता था। राजा द्वारा दूसरे राजा को पत्र लिखा जाता था। किंग रोट लेटर टू अदर किंग, किंग रोट लेटर टू अदर किंग। अब कोई पूछे राजा द्वारा दूसरे राजा को लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता था, खरीता। क्या कहलाता, खरीता। और सुनो देख, एक लिखो परवाना, या बोलते फरमान। क्या नाम है, परवाना या फरमान। राजा राजा को लेटर लिखे तब तो क्या होता था, खरीदा। राजा अपने जो कर्मचारी होते, उसके सबॉर्डिनेट जो होते, मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को या अधीनस्थों को जो लेटर लिखता था, अधीनस्थ समझ गए, सबॉर्डिनेट्स। भाई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे उसके आईएएस है, उसके मंत्री है। वैसे राजा के नीचे उसके मंत्री और अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ बोलते हैं, जो उसके अधीन आते हैं। उनको जो लेटर लिखता है उसको क्या बोलते हैं, परवाना या फरमान। फरमान जारी कर दिया गया, फरमान जारी करता है, राजा ने लेटर जारी कर दिया, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। राजा बताता मंत्री को, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, लिख लो। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को पत्र लिखे जाते थे। किंग रोट लेटर्स टू सबऑर्डिनेट्स। राजाओं द्वारा अपने अधीनस्थों को पत्र लिखे जाते थे। किंग रोट लेटर्स टू सबऑर्डिनेट्स। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को पत्र लिखे जाते थे। राजाओं द्वारा किसको पत्र लिखे जाते थे, अधीनस्थों को पत्र लिखे जाते। अगला लिखो, एक अर्धदास्त। अर्धदास्त, राजा राजा को लेटर लिखे, खरीता। राजा कर्मचारियों को लेटर लिखे, परवाना या फरमान। जनता राजा को लेटर लिखे, क्या होता था, अर्जी लगा रहे हैं भाई साहब, देख लेना, हमारी अर्ज है, हमारा निवेदन है राजा से, इतना हमारा काम कर दिया जाए, लिख लो। जनता द्वारा राजा को लिखा जाने वाला पत्र, पब्लिक रोट लेटर टू किंग। जनता द्वारा राजा को लिखा जाने वाला पत्र, पब्लिक रोट लेटर टू किंग। राजा को कोई भी, भले राजा का बेटा भी लेटर लिखता ना, तो वो भी राजा कहता तू जनता ही है मेरी, तो वो भी अर्धदास होगा, अर्जी लगाओ मेरे आगे। जनता द्वारा राजा को लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता, अर्धदास।
अगला लिखो सनद। सनद जैसे मान लो आपका आरएस में सिलेक्शन हो गया तो सरकार आपको एक लेटर भेजेगी, नियुक्ति पत्र। क्या भेजेगी? अपॉइंटमेंट लेटर। क्या भेजेगी? अपॉइंट कर लिए गए भाई साहब, तुम्हें हम चाकसू का एसडीएम बना रहे हैं, जाओ वहां पे। उसको सनद बोलते हैं। राजा किसी को भेजता है कि भाई साहब फलानी जगह जाके ये बन जाओ, उसको क्या बोलते? लिख लो नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स। राजा जो भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते उनको क्या बोलते थे? सनद। नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स। क्या कहलाते थे? सन, क्या कहलाते? सनद क्या कहलाते? राजा राजा को लेटर लिखे, राजा सबऑर्डिनेट को लेटर लिखे, जनता राजा को लेटर लिखे, राजा नियुक्ति पत्र जारी करे, क्या कहलाती? सनद। अगला पढ़ते हैं। बताया था ये तो मैंने, सिहा है हुजूर। ये जयपुर के डॉक्यूमेंट थे। हुजूर, हुजूर का मतलब राजा, जिसमें राज परिवार का दैनिक खर्चा लिखा जाए। दिल्ली का खर्चा कितना है, कितने रुपए का खाना आया, कितने कपड़े आए, क्या क्या चीजें आई, वो सब जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते? दो सवाल। एक तो पूछेंगे सियाह हुजूर कौन से राज्य के डॉक्यूमेंट थे? जयपुर। क्या लिखा जाता था? राज परिवार का दैनिक आवश्यकता का खर्चा, डेली एक्सपेंडिचर जो लिखे जाते उनको क्या बोलते? लिखो। यह जयपुर राज्य से संबंधित था। इट वॉज बिलोंग टू जयपुर स्टेट। यह जयपुर राज्य से संबंधित था। इट वॉज बिलोंग टू जयपुर स्टेट। राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। डेली एक्सपेंडिचर्स ऑफ रॉयल फैमिली व रिटर्न। राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। डेली एक्सपेंडिचर्स ऑफ रॉयल फैमिली व रिटर्न। राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। राज परिवार क्या लिखे जाते? एक मैंने और बताया था, दस्तूर कौमवार। दस्तूर कौमवार। कौम, कौम का मतलब जाति। कौन किस कौम का है, कौमों में क्यों लड़ाई हो रही है, बोलते हैं कौम। तो ये भी जयपुर का है। और जितने भी कर्मचारी होते उनके नाम और उनकी जाति दोनों मेंशन की जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे? दस्तूर कौम। लिख लो। यह भी जयपुर रियासत से संबंधित था। इट वॉज ऑल्सो बिलोंग टू जयपुर स्टेट। यह भी जयपुर राज्य से संबंधित था। जयपुर रियासत से संबंधित था। इट वॉज ऑल्सो बिलोंग टू जयपुर स्टेट। कर्मचारियों के नाम व जाति लिखी जाती थी। नेम एंड कास्ट ऑफ एम्प्लॉयज। नेम एंड कास्ट ऑफ एम्प्लॉयज व रिटर्न। कर्मचारियों के नाम व जाति लिखी जाती थी। नेम एंड कास्ट ऑफ एम्प्लॉयज व रिटर्न। अब इनको देख के अपने बता सकते हैं ना कि कौन सी जाति के लोग ज्यादा नौकरी लगते थे, कौन जाति के लोग ज्यादा नौकरी नहीं लगते थे। हैं? अब जब ज्यादा नौकरी लगने की बात है उससे यह भी पता चलता है कि कौन से लोगों में पढ़ाई ज्यादा थी, कौन से लोगों में पढ़ाई कम थी। कौन सी पढ़े लिखी पोस्ट पे इस जाति के ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब इस जाति के लोग ज्यादा पढ़ते होंगे। इस जाति के लोग एकदम है नहीं, इसका मतलब उनमें एजुकेशन क्या रही होगी? कम। कितनी सारी चीजें बताते हैं हमें और पढ़ते हैं। लिखो हकीकत बही। हकीकत बही कौन सा है? जिनमें राजाओं की हकीकत लिखी हो उन भैया हम क्या कहें? हकीकत का मतलब है वो जो मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, पूरा मेंशन करते। 7:15 पर राजा दरबार में आया। उसके बाद राजा ने 10 लोगों से मुलाकात की। उनमें 3 लोग दूसरी रियासत के आए हुए थे। राजा ने 5 लोगों को दान बांटा। दान में इतने इतने रुपए दिए गए थे। राजा ने 3 लोगों को दंडित किया। एक को मृत्युदंड दिया गया, 2 को 10-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। सब कुछ मेंशन। राजा की दिनचर्या जिसमें लिखी जाती है उसको क्या बोलते?
लिखो। राजाओं की दिनचर्या लिखी जाती थी, डेली रूटीन ऑफ किंग्स। राजाओं की दिनचर्या लिखी जाती थी, डेली रूटीन ऑफ किंग्स वाज रिटन। राजाओं की दिनचर्या लिखी जाती थी, डेली रूटीन ऑफ किंग्स वाज रिटन। क्या लिखी जाती राजाओं की दिनचर्या। अगला लिखो, कमठाना बही। कमठाना बही। राजा जो भी बिल्डिंग्स बनवाता उनका खर्चा। सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी, गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग्स बनेगी उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, कहां से पत्थर लाए, कहां से पानी लाए, कहां से मजदूर लाए, मजदूरों पे कितना खर्चा हुआ, मिस्त्री कौन कौन थे, किस मिस्त्री ने कितने दिन काम किया, बीच में छोड़ के कौन चला गया था, फिर किसको लेके आए थे, लास्ट में कंप्लीट कितने लोगों ने किया था, कितने लोगों ने मिट्टी बैलगाड़ियां दी थी, कितने लोगों ने ऊंट गाड़ियां दी थी, एक एक बात मेंशन है। देखो, सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा, सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी देने वाली बहियां क्या कहलाती थी? कमठाना बही। क्या कहलाती थी? कमठो। कमठे का मतलब निर्माण होता है। कमठे का मतलब क्या होता है? अपने घर पे भी जब मकान बनाते हैं तो कोई पूछ ले कि आजकल घर पे क्या चल रहा है, कमठो चल है, तो कमठे का मतलब निर्माण करे। और लिखते हैं, लिखो, राणा राज सिंह की बही। बही ऑफ राणा राज सिंह। बही ऑफ राणा राज सिंह। राणा राज सिंह मेवाड़ के राणा थे। कहां के राणा थे? ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बही है। इसका मतलब इससे पहले राजस्थान में बहियां बहियां नहीं लिखवाते हो। अब ये दिल्ली वाली बहियां लिखवाने का तभी आया होगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे लिख लो। यह है राजस्थान की प्राचीनतम बही है। इट इज एन ओल्डेस्ट बही ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की प्राचीनतम बही है। इट इज एन ओल्डेस्ट बही ऑफ राजस्थान। राणा राज सिंह मेवाड़ के राजा थे। लिख लो ताकि याद रहे भाई, इससे कौन सी रियासत की जानकारी मिल रही है? मेवाड़। राणा राज सिंह वॉज किंग ऑफ मेवाड़। राणा राज सिंह मेवाड़ के राजा थे। राणा राज सिंह वॉज किंग ऑफ मेवाड़। एक और लिख लो, 10 तो कंप्लीट कर दे। तो जोधपुर हुकूमत की बही। बही ऑफ जोधपुर हुकूमत। बही ऑफ जोधपुर हुकूमत। लिख लो, यह है राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। इट इज सेकंड ओल्डेस्ट बही ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। इट इज सेकंड ओल्डेस्ट बही ऑफ राजस्थान। अपने जोधपुर में एक राजा हुए थे, जसवंत सिंह। कौन राजा थे? तो जसवंत सिंह ने बही लिखवाई। तो कौन से राजा की जानकारी मिल रही है? जसवंत। लिख लो, यह है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की जानकारी देती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। यह है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की जानकारी देती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। यह है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की जानकारी देती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। किसकी जानकारी देती है? जोधपुर महाराजा। अब हम आगे पढ़ेंगे। जसवंत सिंह ने शाहजहां के साथ संधि कर रखी थी। किसके साथ? तो बाद में इसमें वो पूरा लिखवाता है कि भाई शाहजहां लास्ट में बीमार हुआ था, शाहजहां बीमार हुआ तो उसके बेटे लड़े थे आपस के अंदर, तो वो लिखता है, लिखवाता उसमें, लिखो आज शाहजहां की बीमारी का समाचार मिला है, उसके बेटों के ये समाचार हैं। अब ये बातें मुगलों वाले रिकॉर्ड से नहीं पता चलती, इस रिकॉर्ड से पता चल रही है। तो लिखो, यह शाहजहां की बीमारी की जानकारी देती है।
इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज ऑफ शाहजहां या इलनेस ऑफ शाहजहां, ज्यादा अच्छा होगा, हाँ इसी में, यह है शाहजहां की बीमारी की जानकारी देती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलनेस ऑफ शाहजहां, तो बीमार हो गया, तो हम आगे पढ़ेंगे वो बीमार हुआ तो उसके बेटे लड़े थे आपस में, कि बेटों को लगा बाप मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा, तो चारों भाई आपस में लड़ लिए। अब वो चारों भाई लड़ रहे, तो ये उन लड़ाइयों के अंदर था जसवंत सिंह, तो लिखवाता है मैं किसके साथ हूं, कहां गया कहां नहीं गया, तो कितनी सारी चीजें पता चल जाती है। एक तो क्या है, राजा किसी को कहे कि किताब लिखवाए तो उसके अंदर तो हो सकता है घटना के बाद में लिखी गई हो, आज की बात आज कोई लिखे और आज की बात 2 साल बाद में कोई लिखे, फर्क है ना। हाथों हाथ लिखे उस टाइम आदमी सोचता नहीं है कि सही लिखूं गलत लिखूं, उस टाइम इतना ही है कि ठीक है जैसा हुआ लिख दे। 2 साल बाद आदमी सोचता है कि यार मेरी गलती थी, अपनी गलती क्यों लिखवाए, मोल्ड कर दें चीजों को, अपने हिसाब से लिखवा दे 2 साल बाद में। और जिस प्रकार की घटनाएं होती है, हो सकता है जिस दिन वो बात हुई उस दिन उस राजा से उसकी लड़ाई थी, तो उसने लिखा लिख कि मंगता राजा है मेरे से लड़ाई करता है, साल भर बाद में उसकी उससे संधि हो गई, अब आज रिश्ते अच्छे हो गए, 2 साल बाद में लिखा तो उसने कहा लिख बहुत भला आदमी, अपने तो पहले रिश्ते अच्छे थे। भैया ज्यादा अच्छी जानकारी देती है, एग्जैक्टली उसी टाइम का बता देती है, याद रहेगी बात है। राजा राजा को लेटर लिखे, खरीदा क्या है खरीद, राजा कर्मचारियों को लेटर लिखे, परवाना या फरमान, परवाना या जनता राजा को लेटर लिखे, राजा किसी को अपॉइंटमेंट दे, सनद क्या है सनद, राज परिवार का खर्चा लिखा जाए, सिया हजूर, कौन से राज परिवार का, जयपुर, कौन से का राज, कर्मचारियों की जाति नाम बताए जाए, दस्तूर कोमवर, राजा का डेली रूटीन लिखा जाए, क्या होती है हकीकत भाई। उसके बाद में आपका सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी दी जाए, कौन सी है कमठाना भाई, राजस्थान की प्राचीनतम भाई, राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम भाई, जोधपुर हकीकत की भाई, याद रह जाएगी बात है ना। तो सियाह हुजूर के और कमठाना भाई के स्टार लगाओ, सियाह हुजूर और कमठाना भाई, ये सवाल पूछे हुए आरपीसी के। तो सियाह हुजूर क्या है दोबारा बताओ मेरे को, जयपुर के राजाओं के दैनिक खर्चे जो लिखे जाते उसका नाम तो क्या था, और सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारियां मिलती हो, कौन सी वही होती है। ये पिछली बार दोनों कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो उसमें दोनों क्वेश्चन थे, सिया है हुजूर क्या है और सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी देने वाली बही को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और आप तो आज एक काम करना, मैंने जो 10 बातें लिखवाई, आपके आसपास में जो कोई तैयारी करता है उसको जाके 10 पूछना, उसको एक ही नहीं है, क्योंकि जनता, अब हम ये चीजें पढ़ते ही नहीं, हमने राजस्थान जी के पढ़ने का और करने का तरीका अलग अपना लिया, और हमें लगता है कि राजा पढ़ लिए, राजाओं की लड़ाई पढ़ ली, उनकी लुगाइयां कौन थी, उनके टाबर कितने थे, टाबरों में गैप कितना था, ये पढ़ लो अपना तो हो आ जाएगा। जबकि हिस्ट्री आजकल ये है ही नहीं, हिस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब वो क्वेश्चन पूछे सिया है हुजूर कौन है, तो उन्होंने लगता हुजूर कौन से आ गए, अब भगवान जाने कौन से हुजूर है कौन से हुजूर नहीं है। तो इतिहास को जानने के कितने तरीके, कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक, पुरालेख। पुरातात्विक में कौन कौन से भाग पड़े, उत्खनित पुरावशेष, अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति। साहित्य में 4 कौन कौन से पढ़े, संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, पुरालेख में खूब सारे पढ़ ली। 10 मैंने एग्जाम्पल बताए, और भी हो सकते, खूब सारे ऐसे होते थे उनको और भी लिखे जा सकते हैं, पर अपने 10 बड़े बड़े इतने पढ़ ले तो अपना काम चल जाएगा। राजा राजा को लिखता तो कौन सा था, खरीदा, राजा कर्मचारियों को लिखता परवाना या मंसूर, जनता राजा को लिखती अर्जदास, राजा अपॉइंटमेंट देता, राजाओं के खर्चे लिखे जाते सियाहजूर, कर्मचारियों के नाम जातियां लिखते दस्तूर कोमवार, राजाओं की डेली रूटीन लिखते हकीकत भाई, सरकारी भवनों का निर्माण लिखते राजस्थान की प्राचीनतम भाई, और राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम। ये अपना पहला चैप्टर कंप्लीट है, बात समझ में। अब कोई आएगा भाई इतिहास को अब हम इनमें आगे खूब पढ़ते रहेंगे आगे बातें, कि जैसे अब आगे पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार अभिलेख पढ़ेंगे, तो मैं वापस पूछ लूंगा आगे देखो अभिलेख, इसमें हमने एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखे कि भाई 2-2 मोटे मोटे एग्जाम्पल लिख लिए ताकि अपने को समझ में रहे क्या क्या चीजें। अब अपने हिस्ट्री शुरू करते हैं। इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हो आप, कितने भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। कौन कौन सा, प्राचीन काल, लिखो पहले लिखो प्राचीन काल, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। ये चैप्टर कंप्लीट, तुम्हारे क्या हो गया,
क्या हुआ? कैसे चढ़ा रखा है ये कैनुला? वॉमिट हो रही है? फूड पॉइजनिंग भी होगी, कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा। हाँ, तो पिज्जा बर्गर खा गई। पानी चेंज हुआ इसलिए। लिखो, पानी जयपुर का अजीब ही है। थोड़े सालों के अंदर तुम्हारे में से लड़कों में से किसी के बाल नहीं बचेंगे, सारे रोडे मोडे घूमोगे एकदम। पर खुश होइए, जिनके बाल उड़ते हैं वो धनवान लोग होते हैं, है ना? क्या? यहां से नहीं, सब तरफ से कहीं से उड़े। है, मेरे नहीं उड़ रहे, मैं चाहता हूं उड़े। मैं धनवान होना चाहता हूं। कहां हो रहा हूं धनवान? हाँ है। नहीं, लड़कियों के भी उड़ते हैं, पर लड़कियों की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए दिखाई नहीं देते। तुम्हें क्या लगा, रोडी लड़कियां अच्छी लगेगी फिर? पूरा चार्म ही खत्म कर देगा यार तो सिस्टम। फिर ये लहराती जुल्फें, ये तो हो ही नहीं पाएगा। चल, अब प्राचीन काल। अब सुनो, देखो, इस प्राचीन काल को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। हाँ, ये सवाल पूछ रहे, बोलो। तीनों क्या बोले थे? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। नहीं लिखने हैं, लिखना होता है जितना मैं लिखवाता हूं। एक एक पढ़ेंगे। पहले लिख लो भाई, एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल। अब इस प्राचीन काल के कई अलग अलग भाग है, मैं एक बार लिख दूं, आप वैसे वैसे उतार लो, फिर एक एक पढ़ेंगे, तब अलग अलग मैं बताता रहूंगा। हाँ, ये लिखना है, जैसे जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे वैसे लिख लो। प्राचीन काल हेडिंग डाल के मैंने जो जो लिखा है वैसे वैसे उतार लो। उतार लिया। हम प्राचीन काल को इतने अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला काल कौन सा लिखा हुआ है? पाषाण काल। क्या नाम है? सिंपल मीनिंग लिखना है, एक बार कुछ नहीं, सुन लो, एक एक पढ़ेंगे तब लिखते रहेंगे। पाषाण काल का सिंपल सा मीनिंग है, मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग किया करता था, वो कौन सा हो गया? क्या करता होगा पत्थरों का वो? आग लगाता था। क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करने में पत्थरों का प्रयोग करता था। एक बार ऐसे ही वो शिकार करने के लिए गया होगा, किसी जानवर के पीछे उसने पत्थर मारा होगा, जानवर मर गया पत्थर लगने से। जानवर मरने के बाद में पत्थर पास वाली चट्टान के टकराया, चट्टान में आग लग गई। वो भाग के उस जानवर को खाने के लिए गया, जानवर आग पकड़ गया तो उसके हाथ नहीं लगा पाया, हीट हीट महसूस हुई, ताप महसूस हुआ उसको, भाग के पीछे आ गया। कई देर बैठा रहा होगा, नोटिस किया होगा कि वो कब बुझे, वो बुझी होगी, अब जाके उसने खाया होगा, मजे आए होंगे, रोस्टेड था।
अब तक कच्चा खा रहा था, इस बार पका हुआ था, धीरे धीरे अपने आप आग की खोज हो गई। तो शुरुआत में पत्थरों का प्रयोग क्या करता था? शिकार। बाद में क्या यूज में लेने लग गया? आग। तो वो वह काल जब मनुष्य पत्थरों से शिकार किया करता था, कौन सा है? वह पहली धातु जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया था वो है तांबा। कौन सी है? वह पहला मेटल जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया, कौन सा है? तांबा। पत्थरों का प्रयोग था, साथ में तांबा आ गया, इसलिए क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एरा या ताम्रपाषाण काल। मुझे याद है एक बार कहीं क्वेश्चन था कि मनुष्य ने पहली धातु कौन सी प्रयोग में ली थी, तो कौन सी ली थी? लिख लेंगे, हम आगे लिख लेंगे। अभी एक बार सुना जाए कि ताम्रपाषाण काल। अब वो इंटेलिजेंट हुआ, उसने तांबे में एक धातु और मिक्स कर दी, टिन। क्या मिक्स कर दी? कॉपर में जब आप टिन मिलाते हो तो नई धातु बनती है कांसा। क्या बनता है? ब्रोंज। ब्रोंज जिसको आप बोलते हैं, अपने पढ़ते हैं, देखो, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। सोने का, चांदी का, कांस्य का। कांस्य में क्या क्या मिला होता है? कॉपर और टिन। तांबा और टिन दोनों को मिलाए तो क्या बनता है? कांस्य। अब धीरे धीरे मनुष्य एक नई धातु की ओर खोज कर गया, वो धातु थी लोहा। कौन सी थी? लोहा। तो लोहे की खोज बहुत बाद में हुई, पर लोहे की खोज ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। लोहे की खोज हुई, इससे पहले उसके बाद धातु थी तांबा, या उसके बाद धातु कौन सी थी? कांसा। तांबे और कांसे की जो भी चीजें बनती वो मजबूत नहीं होती थी, लोहे की चीजें बहुत मजबूत बनने लग गई। लोहे की उसने एक चीज बना ली, आरी। क्या बना ली? आरी। आरी बनाई। एक बना ली उसने लोहे की कुल्हाड़ी। आरी और कुल्हाड़ी ने जंगल काट दिए सारे। क्या काट दिए? अब तक उसके पास जमीन नहीं थी ज्यादा खेती करने के लिए, जंगल कटे तो जमीन आ गई, खूब सारी जमीन हो गई। लोहे ने एक हथियार उसको बहुत अच्छा दे दिया, तीर। क्या दे दिया? अब किसी बंदे को मारना है, पहले उसके पास तीर नहीं था इतना अच्छा, इसलिए कोई बंदा मरता नहीं था। तो पहले मान लो मैं पतला सा हूं, सामने से कोई मोटा सा आदमी आ रहा है तो मेरे को नीचे पटक पटक के धोएगा। पर अब यदि मैं पतला सा हूं लेकिन मुझे तीर अच्छा सा चलाना था, मैंने दूर से मार दिया। इसलिए बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? क्योंकि राजाओं के पास हथियार अच्छे आ गए थे, राजाओं के पास जमीन ज्यादा आ गई, जमीन ज्यादा आ गई तो खेती ज्यादा हुई, खेती ज्यादा हुई तो टैक्स ज्यादा मिला, टैक्स ज्यादा मिला तो सेना बड़ी हुई, सेना बड़ी हुई तो राज्यों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े राज्य बने। राज्य को बोलते थे जन। क्या बोलते? जन बड़ा हुआ तो बना जनपद, जनपद बड़े हुए तो बने महाजनपद। क्या बने? तो लोहे की खोज के बाद बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, एक बीच में नहीं लिखा क्या मैंने? एक बीच में और लिखना भाई, तो महाजनपद काल मेरे से रह गया, महाजनपद काल लोहे के बाद में लिखना बस। तभी मुझे लगा तुम बोल क्यों नहीं रहे, वरना तब तक तो तुम बोलने लग जाते हो। बीच में एक और लिखना, महाजनपद काल। लोहे के बाद कौन सा काल आता है? महाजनपद काल। तो पहले पत्थरों का प्रयोग करता, वो तो कौन सा हो गया? पाषाण काल। तांबा आ गया तब क्या हो गया? ताम्र पाषाण काल। तांबे मिट्टी ने मिला दिया तो कौन सा हो गया? कांस्य काल। लोहे की खोज होगी तो क्या आ गया? क्या गया? लोहा युग। और लोहे से बड़े बड़े राज्य बन गए तो क्या आ गया? अब इन राज्यों में अलग अलग वंश आए, कभी कोई वंश आया उसको उठा के दूसरा वंश आ गया, उसको उठा के तीसरा वंश आ गया, फिर एक वंश आया जो कई सालों तक रहा, मौर्य। कौन सा था? और पूरे भारत में एक ही, अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत में एक ही वंश है। वंश कौन सा है? मौर्य। इसलिए काल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मौर्य। फिर मौर्य खत्म हो गए, लेकिन अब भारत में कोई एक बड़ा वंश नहीं था, छोटे छोटे आ गए। ऊपर अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर पंजाब वाली तरफ एक वंश आ गया, इंडो ग्रीक। कौन सा आ गया? एक वंश आ गया शक। कौन सा आ गया? एक वंश आ गया कुषाण। कौन से आ गए? कौन कौन से आ गए? इंडो ग्रीक, शक। अपना बीच वाला जो मध्य प्रदेश बिहार यूपी वाला इलाका है, यहां पर एक वंश आ गया सुंग। कौन सा आ गया? एक आ गया कण्व। कौन सा? एक आ गया सातवाहन। कौन सा? तो कौन कौन से आ गए? सुंग, कण्व, सातवाहन। साउथ इंडिया अलग खेल रहा है। साउथ इंडिया में आ गए चेर, चोल, पांडे। कौन कौन आ गए? ऊपर पड़े शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, बीच में सुंग, कण्व, सातवाहन, साउथ में पड़े चेर, चोल, पंड। अब क्या नाम दे? क्या चेर काल के, पांडे काल के, कुषाण काल के? एक तो है नहीं, टूटा हुआ भारत है, तो कहा मौर्यों के बाद भारत टूट गया था, मौर्यों के बाद का भारत है, इसलिए नाम दे दिया मौर्योत्तर काल। क्या नाम दे दिया? उत्तर का मतलब होता है बाद में, पोस्ट मौर्य, मौर्यों के बाद में। तो मौर्यों के टाइम में पूरा भारत एक है, फिर टूट गया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? मौर्य। वापस एक वंश आया, उसने पूरे भारत पर दोबारा कब्जा कर लिया, उन छोटे छोटे लोगों को हरा दिया। वो वंश कौन सा था? गुप्त। इसलिए काल कौन सा है? गुप्त काल। फिर गुप्त काल खत्म हुआ, फिर छोटे छोटे वंश आ गए, एक भारत में, एक वंश भारत में नहीं रहा, इसलिए उसका नाम क्या है? क्या नाम है? गुप्त। तो पहले पत्थरों का प्रयोग करता था, तांबा आ गया,
तांबे मिट्टी ने मिला दिया, लोहे की खोज हो गई, बड़े बड़े राज्य बने, एक ही वंश आ गया, भारत टूट गया, वापस एक वंश आ गया, वापस भारत टूट गया। पहले पढ़ गई समझ, परसों पढ़ेंगे, कल की छुट्टी है आपकी।